ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम। अध्याय 211 लक्ष्य रक्त संप्रदाय। ब्लैक डोमेन ग्रेट प्लेन्स से बाहर निकलने के बाद कारवां ने अपनी गति धीमी कर दी। लगभग 2 घंटे की पहाड़ी सड़कों के बाद वे आखिरकार दोपहर में अपने गंतव्य के पास पहुंच गए। एक पहाड़ी रिज को पार करते हुए रिज के तल पर काले काले विशाल पत्थरों से बना एक विशाल शहर धुंधला दिखाई दिया। शहर के 4 द्वारों पर चींटियों के झुंड की तरह घनी भीड़ अंधेरे शहर के खुले मुंह में एकत्रित होती और भरती हुई देखी जा सकती थी। हे मिस्टर दीजिया, ये ब्लैक सील सिटी है, मायाचेंग ने गाड़ी के ऊपर से कहा, उसके बगल में गुहे को देखकर मुस्कुराते हुए। अगले 2 दिनों में नीलामी के कारण कई शक्तियां और मजबूत हस्तियां यहां एकत्रित हो रही हैं। हर साल की नीलामी में भारी भरकम खजाने मिलते हैं। पिछले साल अंतिम आइटम एक निम्न स्तरीय अर्थ ग्रेड 2 तकनीक थी, जिसने नीलामी में लगभग लड़ाई का कारण बना। आयोजकों के मजबूत समर्थन के कारण ही इसे टाला जा सका। अर्थ ग्रेड 2 तकनीक, गुहे ने सोचा, उसकी आंखों में दिलचस्पी की झलक दिख रही थी। वास्तव में ब्लैक हॉर्न डोमेन महाद्वीप के दुर्लभ खजानों का केंद्र था। गामा साम्राज्य में ऐसी उच्च स्तरीय तकनीकें मिलना लगभग असंभव था, लेकिन यहाँ उन्हें नीलाम कर दिया गया। चलो चलते हैं, मायाचेंग ने इशारा किया और कारवां बड़े शहर की ओर तेजी से नीचे चला गया, रास्ते में धूल के बादल उड़ाते हुए। ब्लैक हॉर्न डोमेन, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, गुहे ने बड़बड़ाते हुए कहा, शहर को देखते हुए जो उसके नज़र में बड़ा होता जा रहा था, उत्साह का एक रंग महसूस कर रहा था। ... कारवां पहाड़ की चोटी से नीचे उतरा और 15 मिनट के भीतर वे अंधेरे शहर के द्वार के पास पहुंच गए। जैसे ही वे प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे लोगों की कतार में शामिल हुए, गति कम हो गई। गाड़ी के सामने खड़े होकर गुहे ने विशाल काले शहर की दीवारों को देखा। उसकी नज़र गेट के बीच में उकेरे गए बड़े अक्षरों ब्लैक मार्क सिटी पर पड़ी, फिर प्रवेश द्वार पर काले कपड़े पहने पुरुषों के एक समूह पर चली गई। वे शहर के द्वारपाल लग रहे थे और प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को उन्हें एक महत्वपूर्ण शुल्क देना पड़ता था। इस तरह की प्रथा गामा साम्राज्य में दंगे भड़काती थी, लेकिन यहाँ ब्लैक हॉर्न डोमेन में यह एक सामान्य घटना थी। मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी, जहां गुहे शहर की अनूठी शैली को देख रहा था। अपनी नज़र घुमाते हुए गुहे ने एक गंजा आदमी देखा, जो प्रतीक्षा करने से अधीर था, अपने सामने एक दुबले पतले आदमी को पकड़ रहा था। जैसे ही गंजे आदमी के शब्द निकले, दुबला पतला आदमी अचानक घूम गया, अपने लबादे से एक खंजर निकाला और गंजे आदमी के गले पर वार कर दिया। हालांकि गंजे आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया की, वार को सिर्फ कुछ इंच से चकमा दिया, जिससे ब्लेड उसके गले से छूट गया और इसके बजाय खून की धार बहने लगी। गंजे आदमी से एक तीखी चीख गूंजी। गंजे आदमी को घायल करने के बाद दुबला पतला आदमी एक मछली की तरह अपने कपड़ों से फिसल गया और पास की झाड़ी में लुढ़क गया और नजरों से ओझल हो गया। कमीने, मैं तुम्हें चीर डालूंगा। गंजा आदमी गुस्से में लाल आंखों के साथ और तलवार को खींच रहा था, खंजर निकाला, अपना होश खो दिया और झाड़ी में घुस गया। थोड़ी देर बाद अंदर से पिछली चीख जैसी ही चीख निकली, जो काफी देर बाद ही शांत हुई। गाड़ी के फ्रेम पर खड़े गुहे की निगाह झाड़ी पर टिकी रही। आखिरी चीख की आवाज से वह समझ गया कि गंजे आदमी की जान अब नहीं बच सकती। अध्याय 211 लक्ष्य रक्त संप्रदाय। गुहे उस घटना से कुछ हैरान था जो उसने अभी देखी थी। गंजे आदमी की ताकत 2 सितारा डू मास्टर के आसपास थी, जबकि दुबला आदमी केवल डू प्रैक्टिशनर स्तर का था। उनकी ताकत में महत्वपूर्ण असमानता के बावजूद दुबले आदमी का हमला तेज और निर्णायक था, जिसमें कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। उसका निर्दयी और चालाक दृष्टिकोण वास्तव में चौंकाने वाला था। ये स्पष्ट था कि ब्लैक हॉर्न डोमेन में जीवित रहने वाले लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। गुहे अब वास्तव में इस तथ्य की सराहना कर सकता था। हे मिस्टर दीजिया, ब्लैक हॉर्न डोमेन में कभी भी किसी व्यक्ति का उसके रूप या प्रत्यक्ष शक्ति से आकलन नहीं किया जाता है। हर साल अनगिनत लोग इस कारण से मरते हैं और उनके शरीर से लगभग एक शहर भर सकता है, मायाचेंग ने धीरे से एक हंसी के साथ टिप्पणी की। वास्तव में गुहे ने सिर हिलाया, दृश्य को देखने के बाद ब्लैक हॉर्न डोमेन के नियमों को पूरी तरह से समझते हुए। ये संक्षिप्त झड़प कतार में खड़े लोगों के लिए केवल एक अंतराल थी, जिसने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो कुछ हुआ उससे कुछ लोग आश्चर्यचकित थे। कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ा। लगभग आधे घंटे के बाद आखिरकार मायाचेंग की बारी आई। जैसे ही वे शहर के द्वार पर पहुंचे, मायाचेंग ने जल्दी से सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला सौंप दिया, जिसमें एक छोटा थैला भी शामिल था। काले रंग के कपड़े पहने उदासीन व्यक्ति ने पैसे स्वीकार किए, उनका वजन किया, अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा नरम किया और बिना कोई और शब्द कहे उन्हें आगे जाने दिया। ... शहर में प्रवेश करने के बाद गुहे ने मायाचेंग के कारवां से अलग होने का फैसला किया।
उसने अस्थायी रूप से रहने के लिए एक सराय ढूंढी, लंबी यात्रा के बाद आराम करने और तरोताजा होने की योजना बनाई। कल वह अपना मिशन शुरू करेगा। नहीं, अपनी मुक्ति योजना। चूंकि वह यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए उसे लगा कि इस अराजक और अंधेरी जगह को मुक्त करना जरूरी है। उसका मानना था कि यह सिद्धांत की बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और गूहे को लगा कि यह उसका कर्तव्य है। वह उत्पीड़ित लोगों को एक बेहतर दुनिया देना चाहता था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए गूहे ने अपने पहले लक्ष्य पर विचार करना शुरू किया। ब्लैक हॉर्न डोमेन में कोई भी प्रमुख शक्ति सौम्य नहीं थी। लगभग हर शक्तिशाली व्यक्ति खून से सना हुआ था और जघन्य अपराधों का दोषी था। गूहे का लक्ष्य इन व्यक्तियों को वह कीमत चुकाना था जिसके वे हकदार थे, और यदि आवश्यक हो तो अपने लिए कुछ मुआवजा लेना ही उचित था। उसके दिमाग में कई प्रमुख शक्तियां कौंधीं। 2 सोल हॉल अधिकारियों की यादों को निगलने के बाद गूहे को ब्लैक हॉर्न डोमेन में इन शक्तियों के कार्यों और प्रभावों की स्पष्ट समझ थी। मेपल सिटी, तियानयिन संप्रदाय, जंगली शेर गिरोह, काली खोपड़ी, रक्त संप्रदाय। एक पल के बाद गूहे ने अपने लक्ष्य पर फैसला किया, रक्त संप्रदाय। अपनी खूनी साधना विधियों के लिए जाना जाता है, जिसमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मजबूत रक्त के अवशोषण की आवश्यकता होती है। रक्त संप्रदाय को ख्यात था। ऐसा कहा जाता था कि हर दिन कई लोगों को उनके अभ्यास के लिए रक्त की बलि के रूप में पकड़ा जाता था। ये सोचते हुए गूहे ने सोल हॉल के रक्षक वुहुओं के आत्मा शरीर को भी याद किया। ये समय था कि सोल हॉल का नाम पूरे ब्लैक हॉर्न डोमेन में गूंजने लगे। अध्याय 212, जियोयान का संकट। याओ लाओ का सदमा, जियो यी जियान का उपहार। डेमन बीस्ट माउंटेन रेंज में आधे महीने से ज्यादा समय तक चली एक खोज अभी भी जारी थी। जियोयान, तुम भाग नहीं सकते। अभी आत्मसमर्पण करो और मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी लाश रखने दूंगा, वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के नेता मूशे ने भागते हुए युवक पर गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। जियोयान के ठिकाने का पता लगाने के बाद से आधे महीने से वह अपने भाड़े के सैनिकों के साथ लगातार उसका पीछा कर रहा था। अपने प्रयासों के बावजूद जियोयान अपनी चालाक दूर तकनीक और क्रूर तरीकों से बार बार उनके घेरे से बच निकला था और यहाँ तक कि अपने आदमियों को भारी नुकसान भी पहुंचाया था। इसने मूशे की नफरत और जियोयान को अलग करने की इच्छा को और भी बढ़ा दिया। इस बच्चे के पास ऐसे कौशल के साथ एक असाधारण पृष्ठभूमि होनी चाहिए, म्यूस्नैक ने सोचा, लेकिन चाहे वह किसी भी मूल का हो, उसे मेरे बेटे को मारने के लिए मरना ही होगा। जियाओयान के संभावित खतरे को समझते हुए म्यूस्नैक की हत्या की मंशा और गहरी हो गई। यह एक ऐसा झगड़ा था जिसे केवल मौत से ही सुलझाया जा सकता था। जैसे ही म्यूशे ने जियाओयान को घने जंगल में गायब होते देखा, उसकी आंखों में हत्या के इरादे की आग भड़क उठी। वह तेजी से उसके पीछे पीछे अंधेरे जंगल में चला गया। जैसे ही म्यूशे जंगल में दाखिल हुआ, खून से लथपथ एक छाया ने उस पर हमला कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के म्यूस्नैक ने अपनी लंबी तलवार निकाली और उस छाया पर बुरी तरह से वार किया। ब्लेड से मांस काटने की आवाज जंगल में गूंज उठी। उसके बाद एक तीखी चीख सुनाई दी। म्यूशे ने एक रक्तपिपासु चूहे पर हमला किया था, जो एक प्रथम श्रेणी का राक्षस जानवर था। म्यूशे ने भावशून्य होकर अपने ब्लेड से चूहे को झटक दिया और अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन जल्द ही रक्तपिपासु चूहों के एक समूह ने, जिनमें से प्रत्येक का आकार एक आदमी के आधे के बराबर था, उसका रास्ता रोक दिया। हालांकि वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन उन्होंने उसका पीछा करना काफी धीमा कर दिया। जैसे जैसे म्यूशे निराश होता गया, उसके भाड़े के सैनिकों ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। अपने नेता को चूहों द्वारा अवरुद्ध देखकर उन्होंने अपने हथियार निकाले और जीवों से लड़ना शुरू कर दिया। उसका पीछा करो, म्यूशे ने एक चूहे को लात मारकर भगाते हुए आदेश दिया। अथक पीछा फिर से शुरू हुआ। ... आमतौर पर शांत रहने वाले पहाड़ पीछा करने और उसके बाद होने वाली अराजकता से उलट गए। भड़काने वाले जियाओयान ने अनजाने में स्थानीय वन्यजीवों को भड़का दिया था, जिससे भाड़े के सैनिकों को उसे छूने के बिना ही हताहत होना पड़ा। जियाओयान अपने पैरों में दर्द महसूस करते हुए अर्धचंद्राकार चांद को देखा और कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। भाड़े के सैनिकों की दृढ़ता उसकी उम्मीदों से परे थी। क्या मैं दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के केंद्र के पास पहुंच रहा हूं? क्या ये मूर्ख उच्च श्रेणी के दानव जानवरों का सामना करने से नहीं डरते? जियाओयान ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया, फिर जंगल में गहराई तक चला गया। म्यूशे ने जियाओयान को एक चट्टान के पास रुकते देखा। वह बहुत खुश हुआ। चट्टान 10 मीटर से ज्यादा चौड़ी थी और उसे पार करने का मतलब था पर्वत श्रृंखला के बीच में प्रवेश करना, एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत वह भी नहीं कर सकता था। जैसे ही जियाओयान चट्टान के किनारे पर खड़ा हुआ, म्यूशे उसके पास आया। उसका चेहरा विजयी मुस्कान में मुड़ गया। भाड़े के सैनिकों ने जियाओयान को घेर लिया, किसी भी तरह से भागने का रास्ता बंद कर दिया। चट्टान की ओर मुंह करके खड़ा जियाओयान का चेहरा काला पड़ गया। वह लक्ष्यहीन तरीके से भागते हुए अनजाने में फंस गया था। लानत है मेरी किस्मत पर, उसने मन ही मन को कोसा।
जियाओ यान, अब आत्मसमर्पण कर दो और मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा, म्यूशे ने ठंडे स्वर में कहा, जियाओ यान के पास अपनी तलवार खींचकर। जैसे ही जियाओ यान कोने में खड़ा हुआ, म्यूशे ने उस पल का आनंद लिया। वह आखिरकार अपने बेटे और अपने आदमियों को हुए नुकसान का बदला लेगा। जियाओ यान ने गहरी भारी शासक को अपने हाथ में उठाते हुए आह भरी। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी। म्यूशे ने भौहें सिकुड़ी, जियाओ यान के इरादों के बारे में अनिश्चित। भाड़े के सैनिक देख रहे थे, खुश थे, उन्हें विश्वास था कि जियाओ यान की स्थिति निराशाजनक थी। म्यूशे की बेचैनी बढ़ती गई क्योंकि उसने महसूस किया कि हवा में ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे ही वह जियाओ यान के पास पहुंचा, वातावरण आसन्न खतरे से भरा हुआ लग रहा था। अपनी बड़ी तलवार को कसकर पकड़े हुए म्यूशे, बेचैनी महसूस करते हुए, सावधानी से जियाओ यान के पास गया। अब उनकी ताकत और स्थिति में अंतर के बारे में चिंतित नहीं था। म्यूशे के गंभीर व्यवहार को देखते हुए आसपास के भाड़े के सैनिकों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने हथियारों को और कसकर पकड़ लिया, अप्रत्याशित के लिए तैयार हो गए। चालबाजी बंद करो, मरो, म्यूशे उसके हमले की सीमा में प्रवेश करते हुए एक क्रूर रूप प्रदर्शित किया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बड़ी तलवार को जियाओ यान की गर्दन की ओर घुमाया। बहुत देर हो चुकी है, जियाओ यान ने अचानक अपनी आंखें खोलकर ठंडे स्वर में कहा। उसके हाथ में मौजूद गहन भारी शासक तीव्र गर्मी के साथ उछला। पहली बार इसे जियाओ यान ने नियंत्रित किया था। ज्वाला विभाजक तरंग। जैसे ही जियाओ यान ने अंदर से चिल्लाया, रसातल के ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा हिंसक रूप से उछली। अनगिनत दृश्यमान ऊर्जाएं जैसे कि आकर्षित होकर जियाओ यान के हाथ में गहन भारी शासक में पागलपन से भर गईं। रूलर गर्म हो गया और उसके विचित्र पैटर्न एक उग्र लाल रोशनी के साथ चमकने लगे। जैसे ही जियाओ यान ने अपने डूक्यूई के आखिरी हिस्से को ब्लैक हैवी रूलर में डाला, रूलर की नोक चमक उठी। अर्धचंद्राकार लाल चमक, आधा मीटर लंबी, तीव्र गर्मी लेकर बाहर निकली और मूशे की ओर हिंसक रूप से प्रहार किया। दूर से एक लाल रोशनी टिमटिमा रही थी और जैसे ही अर्धचंद्राकार चमक रूलर से दूर हुई, मूशे की पुतलियां सिकुड़ गईं, चौंक गईं। डूक्यूई को बाहरी रूप से संघनित करना एक ऐसा कौशल था जिसे केवल एक डू ग्रैंड मास्टर ही मास्टर कर सकता था। ये साधारण डू प्रैक्टिशनर इतना सही संघनित क्यूई हमला कैसे कर सकता है? इससे पहले कि मूशे इस हैरान करने वाले सवाल पर विचार कर पाती, उसने डू क्यूई के साथ उछाल दिया, अपनी बड़ी तलवार को एक हल्के नीले रंग की आभा से ढक दिया, जो एक पतली ऊर्जा फिल्म की तरह थी। विंड ब्लेड डांस। गहरी सांस छोड़ते हुए मूशे ने अपनी तलवार को उग्रता से लहराया। उसके सामने कई नीली तलवारों की आकृतियां दिखाई दी, जो ब्लेडों का घना जाल बना रही थीं। यह म्यूशे की उच्चतम स्तर की डू तकनीक थी, जो निम्न स्तर की जुबान तकनीक थी। उसने एक बार इस तकनीक से किंग शान टाउन में सबसे मजबूत आदमी का खिताब अर्जित किया था। अब जियाओ यान के रहस्यमय और शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए सतर्क म्यूशे ने अपनी सबसे मजबूत चाल चली। लाल अर्धचंद्र एक फ्लैश में आ गया। इससे पहले कि भाड़े के सैनिक समझ पाते कि यह क्या है, रसातल पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। बूम! विस्फोट के साथ म्यूशे जमीन से उछल गया, उसके पैर धरती में धंस गए और वह 10 मीटर से अधिक पीछे हट गया और एक बड़े पेड़ से टकराया, जिससे वह टूट गया। तभी वह रुका। देखने वाले चौंक गए। अव्यवस्थित आकृति म्यूशे थी, एक 2 सितारा डू मास्टर। जैसे ही उन्होंने भयभीत और पीले म्यूशे को देखा, भाड़े के सैनिकों ने मुश्किल से निगल लिया, फिर अपनी आंखें विस्फोट के केंद्र की ओर घुमाईं। उनके सामने एक गहरा, चौड़ा गड्ढा दिखाई दिया। अंधा करने वाला गड्ढा और पीला म्यूस्नैक देखकर एक बहरा सन्नाटा छा गया। सभी इस एहसास से चक्कर खा रहे थे कि एक 8 सितारा डू प्रैक्टिशनर ने एक 2 सितारा डू मास्टर को ऐसी दयनीय स्थिति में छोड़ दिया है। आखिरकार गंदगी जम गई और जियाओ यान को भारी शासक पकड़े हुए देखा। उसका चेहरा भी पीला था, लेकिन उसकी काली आंखें एक ठंडी उत्तेजना से जल रही थीं। पृथ्वी स्तर की डू तकनीक का उपयोग करने से होने वाली प्रतिक्रिया के बावजूद इसकी शक्ति ने जियाओ यान को खुशी से भर दिया। एक डू प्रैक्टिशनर और एक डू मास्टरी के बीच की खाई को इस भयानक शक्तिशाली तकनीक ने पाट दिया था। हिंसक रूप से खांसते हुए जियाओ यान ने एक और क्यू रिटर्निंग पिल निकाली और जल्दी से उसे निगल लिया। उसकी ठंडी निगाहें भाड़े के सैनिकों पर घूम गईं, जो अब डर के मारे उसकी आंखों से बचते रहे। उसे मार डालो, हमला करो, म्यूशे ने अपने समर्थन में भाड़े के सैनिकों को झटकते हुए अपनी हथेलियों को खोल दिया। उसकी आस्तीन खून से लथपथ थी। उसके पागल और मुने हुए चेहरे से पता चल रहा था कि जियाओ यान की ताकत ने उसके अंदर कितना डर भर दिया था। इस समय म्यूशे ये भी भूल गया कि जियाओ यान के पास कौन कौन से खजाने हो सकते हैं। उसका डर हत्या करने की जंगली इच्छा में बदल गया था। पछतावे के लिए कोई मारक न होने के कारण उसका डर स्वाभाविक रूप से एक उन्मत्त हत्या के इरादे में बदल गया। जियाओ यान को मारकर ही उसे शांति मिल सकती थी। सब लोग हमला करो, वह अपनी सीमा पर है, म्यूशे चिल्लाया। आदेश सुनकर हिचकिचाते हुए भाड़े के सैनिकों ने अपने हथियार पकड़ लिए और सावधानी से जियाओ यान को घेर लिया।
आज तुम्हें मरना ही होगा। वूशे ने चट्टान के किनारे खड़े जियाओयान को बुरी तरह घूर कर देखा। गुरुजी, क्या आप मदद नहीं करेंगे? जियाओयान ने अपने मन में याओ लाओ को पुकारा, कोई रास्ता नहीं देख रहा था। हे, मैंने पहले भी कहा है, मैं तब तक हस्तक्षेप नहीं करूंगा जब तक कि तुम सच में मरने वाले न हो। याओ लाओ की चिढ़ाने वाली पुरानी आवाज़ जियाओयान के दिमाग में गूंज उठी। बकवास, जियाओयान ने शाप दिया, फिर वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप की ओर घूर कर देखा। उसका सुंदर चेहरा भयंकर रूप से मुड़ गया। बस मुझे नीचे गिराने की कोशिश करो। जैसे ही जियाओयान ने आखिरी लड़ाई के लिए कमर कसी, उसका हाव भाव अचानक बदल गया। उसे लगा कि कोई भारी दबाव आ रहा है। चौथे क्रम का जादुई जानवर। याओ लाओ की पुरानी आवाज़ जियाओयान के दिमाग में घूम रही थी। क्या चौथे क्रम का जादुई जानवर? जियाओयान चौंक गया और घबरा गया। वे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में गहरे थे, लेकिन फिर भी बाहरी क्षेत्र में थे। एक चौथे क्रम का जादुई जानवर जो मानव डू स्पिरिट के बराबर है, यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? अगले ही पल जंगल के ऊपर एक तीक्ष्ण चील की चीख गूंजी, जिससे जियाओयान ने अपने कान ढांक लिए। वूशे और वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप ने भी ऊपर की विसंगति को महसूस किया। यह एक दानव जानवर है। वूशे की नज़र आसमान पर टिकी हुई थी, उसे एक अत्यंत भयंकर आभा आ रही थी। तीसरे क्रम का दानव जानवर? नहीं, ये चौथे क्रम का हो सकता है। एक शक्तिशाली जादुई जानवर की उपस्थिति ने म्यूशे को ठंडे पसीने में डुबो दिया। चौथे क्रम का जादुई जानवर यहाँ क्यों दिखाई देगा? क्या हमारे हंगामे ने उसे आकर्षित किया? इस विचार ने म्यूशे पर भय की लहर ला दी। सब लोग छिप जाओ, यह एक चौथे क्रम का जादुई जानवर है। जैसे जैसे भयावह उपस्थिति करीब आती गई, म्यूशे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने भाड़े के सैनिकों को बुलाया और दूर भाग गया। इस बिंदु पर वह जियाओयान के बारे में भूल गया था। जीवित रहना उसकी प्राथमिकता थी। क्या एक चौथे क्रम का जादुई जानवर? सब लोग भागो। वूशे की चेतावनी सुनकर भाड़े के सैनिक घबरा गए। वुल्फहेड भाड़े के समूह को भागते हुए देखकर जियाओयान जल्दी से एक बड़ी चट्टान के नीचे छिप गया, अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए। एक और चील की चीख गूंजी जब जंगल के ऊपर एक बड़ी छाया आई। रोशनी मंद हो गई और जियाओयान सावधानी से छिपते हुए आकाश की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। अध्याय 212 जियाओयान का संकट। याओ लाओ का झटका, जियाओ यी जियान का उपहार। अगले ही पल जियाओयान की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। जंगल के ऊपर लगभग 30 मीटर लंबा एक विशालकाय शिकारी पक्षी दिखाई दिया, जिसकी भयंकर आभा पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस भारी उपस्थिति को महसूस करते हुए जियाओयान ने और अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की और खुद को पूरी तरह से एक बड़ी चट्टान के नीचे छिपा लिया, एक भी सांस नहीं ली। जबकि जियाओयान डर के मारे छिप गया, आकाश में विशाल पक्षी नहीं रुका, बल्कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में गहराई तक चला गया, जैसे कि वह बस वहां से गुजर रहा हो। ये वह है, एक डू मास्टरी स्तर का अभ्यासी। ये कैसे संभव है? जंगल के ऊपर पक्षी की उड़ान के बाद याओ लाओ की हैरान आवाज़ जियाओयान के दिमाग में गूंज उठी। याओ लाओ की असामान्य आवाज़ सुनकर जियाओयान उत्सुक होने के बावजूद कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जादुई जानवर अभी तक दूर नहीं गया था और उसकी उपस्थिति का कोई भी संकेत उसका ध्यान आकर्षित कर सकता था। जब उसे लगा कि विशालकाय पक्षी चला गया है तो जियाओयान चट्टान के नीचे से निकला, तभी उसने महसूस किया कि कई लोग उसके स्थान की ओर आ रहे हैं। ये वुल्फहेड भाड़े के सैनिकों का समूह है। यह महसूस करते हुए कि म्यूस्नैक ने संभवतः देखा होगा कि चौथे क्रम का जादुई जानवर बस वहां से गुजर रहा था और अपने आदमियों के साथ वापस आ गया था, जियाओयान जल्दी से उस क्षेत्र से निकल गया, इससे पहले कि वे उसे फिर से घेर सकें। जब म्यूस्नैक और उसके भाड़े के सैनिक वहां पहुंचे और उन्हें जियाओयान का कोई सुराग नहीं मिला तो वे हताश होकर दहाड़ने लगे। शिक्षक, क्या आपने अभी कुछ नोटिस किया? एक बार जब वह सुरक्षित हो गया तो जियाओयान ने याओ लाओ के विस्मय को याद करते हुए उत्सुकता से पूछा। ये पहली बार था जब उसने याओ लाओ को इतना आश्चर्यचकित होते हुए सुना था। याओ लाओ का भूतिया शरीर जियाओयान की अंगूठी से उभरा, अभी भी विस्मय की मुद्रा में। उस चौथे क्रम के जादुई जानवर पर 2 लोग सवार थे, उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। क्या? चौंककर जियाओयान को विश्वास नहीं हुआ कि वह क्या सुन रहा था। चौथे क्रम के जादुई जानवर पर सवार लोग, वे कितने मजबूत होंगे? डू हुआंग। शुक्र है कि जियाओयान अच्छी तरह से छिप गया था और उसने अपनी उपस्थिति प्रकट नहीं की। हालांकि याओ लाओ ने जादुई जानवर पर सवार 2 लोगों के चेहरे पहचान लिए थे। उन्हें पहचानने का झटका ही उसे आश्चर्यचकित कर गया था। नालन या नरान, सगाई तोड़ने के लिए जियाओ परिवार में आई लड़की की छवि याओ लाओ के दिमाग में कौंध गई। वह कैसे हो सकती है? उसकी आभा डू मास्टरी क्षेत्र में पहुंच गई थी, जो उसके पिछले 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर स्तर से एक बड़ा बदलाव था। याओ लाओ के विचार उथल पुथल में थे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने जियाओयान की क्षमता का गलत अनुमान लगाया था।
क्या जियाओ यान वास्तव में नालन यानरान को हरा सकता है? जियाओ यान, क्या तुम जानते हो कि नालन यानरान की कोई बहन है? याओ लाओ ने एक पल की चुप्पी के बाद पूछा। ये सोचते हुए कि यह नालन यानरान की बहन हो सकती है जो उससे मिलती जुलती है, जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। नहीं, नालन यानरान नालन परिवार की एकमात्र बेटी है। याओ लाओ फिर से चुप हो गई। फिर वह जियाओ यान की ओर मुड़ी, उसका चेहरा गंभीर था। आज से तुम्हें अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। हर दिन एक दूसरे क्रम के जादुई जानवर को मारना होगा। जियाओ यान अवाक रह गया। एक दूसरे क्रम का जादुई जानवर एक डू मास्टर स्तर के प्रैक्टिशनर के लिए एक चुनौती थी। गुरु, क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में विशाल पक्षी उतरा और सफ़ेद रंग की दो आकृतियां धीरे धीरे नीचे उतरीं। बहन, मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूँ। ये नालन यानरान और जियाओ यी जियान थे जो यूनलान संप्रदाय से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला तक यात्रा कर आए थे। धन्यवाद बहन, नालन यानरान ने सिर हिलाया आसपास के जंगल को देखते हुए। जियाओ यी जियान ने उसे पर्वत श्रृंखला के खतरों के बारे में चेतावनी दी, न केवल जानवरों बल्कि मनुष्यों के प्रति भी सावधानी बरतने पर जोर दिया। नालन यानरान ने सहमति व्यक्त की और जियाओ यी जियान को चुयून साम्राज्य में सावधान रहने की सलाह दी, जो जहर के आकाओं से भरा एक खतरनाक स्थान है। जियाओ यी जियान जहर के प्रति अपनी जन्मजात प्रतिरक्षा से गुप्त रूप से खुश थी। उसने अपनी बहन को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। नालन यानरान ने फिर जियाओ यी जियान से उसके मिशन के बारे में चिंतित होकर जाने का आग्रह किया। जियाओ यी जियान सहमत हो गई, लेकिन फिर उसने खुद की रक्षा के लिए नालन यानरान को उपहार भेंट किए। उसने कई शक्तिशाली जहर बनाए थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक घातक था, जो चौथे क्रम के जादुई जानवरों को मारने में सक्षम था। इन कीट निरोधकों की शक्ति से चकित होकर नालन यानरान ने महसूस किया कि जियाओ यी जियान चुयून साम्राज्य में जहर के आकाओं के लिए अभिशाप हो सकता है। अध्याय 213 रक्त संप्रदाय का प्रलय। ब्लैक हॉर्न डोमेन का कंपन। रक्त बादल पर्वत, जिसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह लगातार रक्त धुंध की एक परत में लिपटा रहता था, जैसे कि कोई रक्त बादल के बीच में हो। अतीत में रक्त बादल पर्वत बहुत समय से ब्लैक हॉर्न डोमेन में कई लोगों की नज़र में एक निषिद्ध स्थान बन गया था। ये सब वहां रहने वाली एक कुख्यात दुष्ट शक्ति के कारण हुआ। रक्त संप्रदाय। ऐसा कहा जाता है कि रक्त बादल पर्वत को बहुत समय पहले ऐसा नहीं कहा जाता था। इसका नाम रक्त बादल पर्वत इसलिए रखा गया क्योंकि रक्त संप्रदाय द्वारा अपनी तकनीकों का अभ्यास करने के कारण ये लगातार रक्त धुंध में लिपटा रहता था। रक्त बादल पर्वत के भीतर एक घाटी थी जहां से लगातार और भयानक चीखें सुनी जा सकती थीं। इस घाटी को रक्त संप्रदाय के शिष्यों द्वारा रक्त घाटी कहा जाता था और यह वह जगह थी जहां वे बाहर से पकड़े गए लोगों को रखते थे, जिन्हें रक्त संप्रदाय के शिष्यों की नज़र में रक्त भोजन के रूप में जाना जाता था। हर दिन रक्त संप्रदाय के उच्च अधिकारी अपनी साधना के लिए रक्त घाटी से कुछ रक्त खाद्य पदार्थ लेते थे। यही कारण था कि रक्त घाटी से अक्सर चीखें सुनाई देती थीं। उस समय रक्त संप्रदाय के भीतर एक अंधेरे और गुप्त कक्ष के बीच में रक्त लाल रंग की पोशाक पहने एक आकृति जमीन पर क्रॉस लेग बैठी थी, पूरी तरह से रक्त के धुंध में लिपटी हुई, एक अत्यंत उबकाई पैदा करने वाली खूनी आभा उत्सर्जित कर रही थी। धमाका। एक पल के बाद रक्त की धुंध छट गई, जिससे रक्त लाल आकृति का असली रूप सामने आया। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसने रक्त लाल वस्त्र पहना हुआ था। उसकी आंखें एक भयावह लाल रोशनी से चमक रही थीं और उसके पूरे शरीर से एक मोटी और ठंडी आभा निकल रही थी। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि फैन लाओ था, जो रक्त संप्रदाय का नेता था और ब्लैक लिस्ट में 5वें स्थान पर था, जिसके पास 5 सितारा डू सम्राट की सर्वोच्च शक्ति थी। उसने जो तकनीकें अपनाई, जिनमें शक्तिशाली लोगों के रक्त का सेवन करना और अनगिनत हत्याएं करना शामिल था, उसके कारण ब्लैक हॉर्न डोमेन में उसकी एक भयानक प्रतिष्ठा थी और उसे रक्त दानव के रूप में जाना जाता था। अपनी साधना पूरी करने के बाद फैन लाओ धीरे धीरे उठे और उनसे एक अत्यंत ठंडी आभा निकली। आज का रक्त भोजन मेरे पास लाओ। अचानक फैन लाओ के मुंह से एक कठोर और अप्रिय आवाज आई, जो रात के उल्लू की तरह थी, जिसमें एक अवर्णनीय ठंडक थी। जैसे ही फैन लाओ के शब्द निकले, रक्त संप्रदाय के 2 शिष्य तेजी से अंदर आए। उनके साथ एक व्यक्ति था जो स्पष्ट रूप से रक्त भोजन के रूप में तैयार था। रक्त भोजन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसके पास एक मजबूत रक्त आभा थी और उसने एक 5 स्टार डू स्पिरिट की आभा उत्सर्जित की। हालांकि उस समय उसके मेरिडियन नष्ट हो गए थे, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया था। इस रक्त भोजन ने स्पष्ट रूप से रक्त संप्रदाय की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और वह रक्त दानव के रूप में फैन लाओ की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। उस समय हिलने में असमर्थ उसने फैन लाओ से विनती करते हुए कहा, वरिष्ठ फैन, मैंने आपसे मेरी जान बख्शने की भीख मांगी है। कृपया, मैंने आपसे विनती की है। हालांकि उस आदमी की हताश करने वाली विनती के सामने फैन लाओ भावशून्य रहा। उसकी आंखें उदासीन थीं, मानो वह वध की प्रतीक्षा कर रहे किसी सुअर या कुत्ते को देख रहा हो। आप जा सकते हैं, फैन लाओ ने शांति से रक्त संप्रदाय के 2 शिष्यों को आदेश दिया।
हाँ गुरु। ये सुनकर दोनों शिष्यों ने सम्मानपूर्वक सलाम किया और फिर धीरे धीरे गुप्त कक्ष से बाहर निकल गए। फैन लाओ, मैं ब्लैक सील सिटी का एक अधिकारी था। डॉट डॉट डॉट। शोर मचा रहा है। अधेड़ उम्र के आदमी को लगातार उत्तेजित होते देख फैन लाओ का धैर्य जवाब दे गया। अगले ही पल फैन लाओ एक भयानक रीपर की तरह अधेड़ उम्र के आदमी के सामने प्रकट हुआ। उसकी खूनी आभा फूट पड़ी और उसने सीधे उस आदमी की छाती पर अपनी हथेली रख दी। मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो फैन लाओ, तुम राक्षस हो, जल्दी या बाद में तुम्हारा बुरा अंत होगा। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पीड़ा भरी चीखें गूंजी, उसके शरीर से शुद्ध रक्त क्यूई बह निकला और फैन लाओ की हथेली में इकट्ठा होकर उसके शरीर में विलीन हो गया। कुछ पल के बाद अधेड़ उम्र के आदमी की चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और फिर पूरी तरह से गायब हो गईं। फैन लाओ ने आखिरकार संतुष्ट होकर अपनी पकड़ छोड़ दी और उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। अधेड़ उम्र के आदमी के लिए उसका शरीर खून से लथपथ हो चुका था, उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसकी सांसें पहले ही खत्म हो चुकी थीं। हा, अगर मेरे पास पहले से ही इस तरह के कुछ और उच्च गुणवत्ता वाले रक्त खाद्य पदार्थ होते तो मैं 6 सितारा डू सम्राट के स्तर तक पहुंच सकता था। अपने शरीर में घने रक्त क्यूई को महसूस करते हुए फैन लाओ की रात के उल्लू जैसी आवाज गुप्त कक्ष में जंगली हंसी में फूट पड़ी। हे, मुझे डर है कि आपको वह अवसर नहीं मिलेगा। तभी गुप्त कक्ष में अचानक एक और तीखी और भयानक हंसी गूंजी। कौन है? यह अचानक आवाज सुनकर फैन लाओ का दिल अचानक ठंडा हो गया। उसकी नज़र गुप्त कक्ष को बाज की तरह स्कैन कर रही थी। अगले ही पल गुप्त कक्ष में अचानक एक रहस्यमयी और भयावह काली धुंध दिखाई दी। काली धुंध के भीतर एक काली आकृति खड़ी थी जो फैन लाओ को ठंडे मन से देख रही थी। फैन लाओ, तुमने अनगिनत लोगों को मारा है, आज मैं न्याय करने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। कुछ हद तक क्रोधित फैन लाओ को देखते हुए काली आकृति ने उपहास किया, एक भयानक आभा उत्सर्जित की। आप कौन हैं, सर? मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको नाराज किया था, फैन लाओ ने विनम्रता से कहा, काली आकृति से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस करते हुए और यह महसूस करते हुए कि घुसपैठिया गुप्त कक्ष में किसी का ध्यान नहीं गया था। हा, क्या दुश्मनी के बिना मारना असंभव है? क्या आपको ऐसे शब्द कहना मनोरंजक लगता है, फैन लाओ? फैन लाओ के शब्दों को सुनकर काली आकृति ने एक और दौर की तीखी हंसी शुरू कर दी। उस मामले में कहने के लिए और कुछ नहीं है। काले रंग की आकृति से निकलने वाली तीव्र हत्या की मंशा को महसूस करते हुए फैन लाओ को पता था कि यह लड़ाई अपरिहार्य थी। उसने बोलना बंद कर दिया और तुरंत एक रक्त लाल हथेली का निशान बनाया जो काले रंग की आकृति की ओर प्रहार करता है। हा, ब्लैक लिस्ट में 5वां नाम सिर्फ एक चींटी का है। एक कर्कश आवाज उस काले व्यक्ति से आई जो फैन लाओ की ताकत के प्रति तिरस्कार से भरा हुआ था। धमाका! अगले ही पल उस काले व्यक्ति ने लापरवाही से अपनी हथेली घुमाई जिससे फैन लाओ पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर गुप्त कक्ष की दीवार से टकराया जिससे एक हिंसक कंपन हुआ। छींटे! एक मुंह भर गाढ़ा खून बाहर निकला और फैन लाओ ने उस काले व्यक्ति को सदमे से देखा और कहा, एक डू सम्राट स्तर का विशेषज्ञ। कोई, जल्दी करो कोई! फैन लाओ के दिल में निराशा की भावना उमड़ पड़ी। कोई रास्ता न होने के कारण वह केवल रक्त संप्रदाय के विशेषज्ञों से मदद के लिए चिल्ला सकता था। हा, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर हर कोई पहले से ही मर चुका है। अंधेरे व्यक्ति की तिरस्कार भरी आवाज सुनाई दी और उसने अपनी हथेली उठाई जिससे एक रहस्यमयी काली रोशनी दिखाई दी। आत्मा पर कब्जा! एक हल्के आदेश के साथ अंधेरे व्यक्ति की हथेली में एक अंधेरा भंवर दिखाई दिया और एक शक्तिशाली भक्षण करने वाली शक्ति ने तुरंत फैन लाओ को घेर लिया। यह क्या है? नहीं, भक्षण करने वाली शक्ति को अपने चारों ओर महसूस करते हुए फैन लाओ को अचानक एहसास हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली थी। तुम आत्मा महल से हो? अचानक फैन लाओ को कुछ याद आया और उसने अविश्वास में अंधेरे व्यक्ति को देखा। उसकी आंखें निराशा से भर गईं। क्यों? मैंने कभी भी आत्मा महल से किसी को नाराज नहीं किया है। फैन लाओ के गुस्से भरे चिल्लाने के सामने अंधेरे व्यक्ति ने केवल एक भयावह हंसी के साथ जवाब दिया। उसने अपनी हथेली में बल को थोड़ा बढ़ा दिया और फैन लाओ की आत्मा सीधे हथेली में समा गई, एक काले मोती में बदल गई। काले मनके के अंदर फैन लाओ को अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह डर के मारे इधर उधर देखने लगा और उस काली आकृति से दया की भीख मांगता रहा। दुर्भाग्य से काली आकृति के चेहरे पर भाव अपरिवर्तित रहे और उसकी आंखों में ठंडक दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, आत्मा भक्षण कला। जैसे ही काली आकृति के शब्द निकले, एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति ने काले मनके और फैन लाओ की आत्मा को घेर लिया। फैन लाओ की आत्मा ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। काला मनका और फैन लाओ की आत्मा तुरंत एक शुद्ध आत्मा शक्ति में बदल गई जो काली आकृति के साथ विलीन हो गई। काली आकृति स्थिर खड़ी रही, चुपचाप इस आत्मा शक्ति को अवशोषित करते हुए भीतर की यादों को पढ़ती रही। एक पल के बाद काली आकृति ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उनमें एक ठंडक चमक रही थी।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैन लाओ अपनी प्रतिष्ठा से भी अधिक क्रूर होगा, वास्तव में क्रूर और चरम पर दुष्ट। वह मरने के लायक था। डार्क फिगर ने गुप्त कक्ष में फैन लाओ के बेजान शरीर को देखा और ठहाका लगाकर हंसा। हालांकि इस आदमी के पास खजानों का काफी संग्रह था। अपने हाथ की एक लहर के साथ फैन लाओ की भंडारण अंगूठी डार्क फिगर के हाथ में तैर गई। अगले ही पल डार्क फिगर गुप्त कक्ष से गायब हो गया, सीधे रक्त संप्रदाय के खजाने की ओर बढ़ गया। फैन लाओ की यादों से डार्क फिगर को पहले से ही पता था कि रक्त संप्रदाय के खजाने में कई मूल्यवान वस्तुएं हैं। इस बारे में सोचते हुए डार्क फिगर की अन्यथा उदासीन आंखों में प्रत्याशा का एक संकेत दिखाई दिया। अगले दिन एक खबर फैली जिसने पहले से ही अराजक ब्लैक हॉर्न डोमेन को और भी अशांत बना दिया। फैन लाओ मर चुका था। ये खबर सुनते ही सभी की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। फैन लाओ कौन था? भयानक रक्त दानव, ब्लैक लिस्ट में 5वां स्थान, डू सम्राट स्तर की महाशक्ति। क्या ऐसा अस्तित्व वास्तव में मर सकता है? पहले तो लोगों ने इस खबर का मजाक उड़ाया, उन्हें लगा कि यह किसी एजेंडे वाले व्यक्ति द्वारा फैलाई गई अफवाह है। लेकिन जैसे ही रक्त संप्रदाय में लगाए गए जासूसों की जानकारी ने फैन लाओ की मृत्यु की पुष्टि की, ये खबर धीरे धीरे सत्यापित हो गई। विभिन्न प्रमुख शक्तियों के जासूसों की रिपोर्ट के अनुसार फैन लाओ अपने ही गुप्त कक्ष में मृत पाए गए। इसके अलावा रक्त संप्रदाय के पूरे नेतृत्व का भी यही हश्र हुआ था और रक्त संप्रदाय का पूरा खजाना लूट लिया गया था। इन सूचनाओं की पुष्टि के साथ पूरे ब्लैक हॉर्न डोमेन में हड़कंप मच गया। डू सम्राट स्तर की महाशक्ति फैन लाओ वास्तव में मारे गए थे। विभिन्न प्रमुख शक्तियों के हमलों का सामना करते हुए रक्त संप्रदाय फैन लाओ के बिना प्रतिरोध करने में असमर्थ था। केवल एक दिन में कभी शक्तिशाली रक्त संप्रदाय प्रमुख शक्तियों के बीच विभाजित हो गया और रक्त संप्रदाय के शिष्यों का वध कर दिया गया। फैन लाओ के बेटे फैन लिंग को यातना देकर मार डाला गया और उसके शरीर के टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया गया। कल रक्त संप्रदाय अहंकारी और दबंग था, लेकिन सिर्फ एक दिन में ये ब्लैक हॉर्न डोमेन से पूरी तरह से मिटा दिया गया। इस खबर ने पूरे ब्लैक हॉर्न डोमेन में सदमे की लहरें भेज दीं। फैन लाओ की ताकत उन सभी को अच्छी तरह से पता थी। किस तरह का अस्तित्व चुपचाप उसे उसके अपने गुप्त कक्ष में मार सकता है। ये सोचकर विभिन्न प्रमुख शक्तियों के शक्तिशाली व्यक्ति अपने दिलों में उदासी का कफन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। अध्याय 214 रक्त तत्व तकनीक, संप्रदायों का क्रमिक विनाश, ब्लैक हॉर्न डोमेन में अराजकता। रक्त संप्रदाय के भाग्य का अनुमान गूहे को लंबे समय से था। हालांकि इस समय उसका इन मामलों के बारे में सोचने का कोई इरादा नहीं था। एक साधारण सराय में गूहे उत्साहपूर्वक इस ऑपरेशन से अपने लाभ को छांट रहा था। किसने सोचा होगा कि रक्त दानव फैन लाओ को मिटाने वाला हत्यारा इस अगोचर सराय में छिपा होगा। इस समय गूहे की चेतना उसके अपने सिस्टम स्पेस में थी। रक्त संप्रदाय के खजाने में प्रवेश करने के बाद गूहे ने वह सब कुछ लूट लिया जो वह पा सकता था, लगभग रक्त संप्रदाय के सभी खजाने को अपने सिस्टम स्पेस में फेंक दिया। आधे घंटे बाद गूहे ने आखिरकार अपने लाभ को व्यवस्थित करना समाप्त कर दिया। उनमें से 7 श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कुल 10, 6 श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कुल 150, 6 ग्रेड मैजिक कोर 50, 5 ग्रेड आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कुल 300, 5 ग्रेड मैजिक कोर 200। जहां तक 5वीं कक्षा से नीचे की वस्तुओं का सवाल है, गूहे ने उन्हें व्यवस्थित करने की जहमत नहीं उठाई और बस उन्हें एक तरफ रख दिया। ये सिर्फ मैजिक कोर और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। वहां कई खजाने, मैजिक कोर हथियार और मार्शल आर्ट स्क्रॉल भी थे। उनमें से 3 छठी कक्षा के मैजिक कोर हथियार, 25वीं कक्षा के मैजिक कोर हथियार, 5 उच्च स्तरीय प्रोफाउंड टियर मार्शल आर्ट स्क्रॉल, 10 उच्च स्तरीय प्रोफाउंड टियर लड़ाकू तकनीक स्क्रॉल। जहां तक अर्थ लड़ाकू तकनीकों का सवाल है, गूहे को रक्त संप्रदाय के खजाने में कोई भी नहीं मिला था। हालांकि फैन लाओ की आत्मा को भस्म करने के बाद गूहे ने उसकी याददाश्त से काफ़ी मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त की थीं। उनमें से फैन लाओ ने जो मार्शल आर्ट विकसित की थी उसने गूहे का ध्यान आकर्षित किया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि रक्त संप्रदाय के नेता रक्त दानव फैन लाओ वास्तव में एक उन्नत पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट की खेती कर रहे थे, और यह मार्शल आर्ट शरीर की खेती पर केंद्रित थी। फैन लाओ ने जिस मार्शल आर्ट की खेती की उसे रक्त तत्व तकनीक कहा जाता था। ये तकनीक कुछ ऐसी थी जिसे फैन लाओ ने एक प्राचीन अवशेष से प्राप्त किया था। फैन लाओ की यादों से गूहे ने सीखा कि यह मार्शल आर्ट प्राचीन रक्त तत्व संप्रदाय से उत्पन्न हुई थी, जो रक्त आधारित तकनीकों में विशेषज्ञता वाला एक संप्रदाय था। रक्त तत्व तकनीक मुख्य रूप से भौतिक शरीर की खेती करती थी, और ग्रैंड मास्टरी स्तर पर पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति रक्त तत्व दानव शरीर को संघनित कर सकता था। यह अनंत रक्तसार के साथ एक अमर भौतिक शरीर को बनाए रख सकता था, अनिवार्य रूप से अमरता की स्थिति प्राप्त कर सकता था। फैन लाओ इस तकनीक से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते थे। दुर्भाग्य से उन्होंने एक बड़ी गलती की जिसने उन्हें सम्राट पद पर फंसा दिया, जिससे उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया।
रक्त तत्व तकनीक का मूल शरीर के भीतर एक रक्त तत्व को संघनित करना था। रक्त तत्व में बड़ी मात्रा में शुद्ध रक्त ऊर्जा हो सकती है और महत्वपूर्ण क्षणों में ये भौतिक शरीर को पोषण दे सकता है, लगभग अमर शरीर प्रदान कर सकता है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह थी कि रक्त तत्व के संघनन के लिए शक्तिशाली और शुद्ध रक्तसार की आवश्यकता होती है, जो सीधे रक्त तत्व की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ये रक्त तत्व तकनीक की खेती की नींव थी। फैन लाओ अपनी गहरी शिकायतों से प्रेरित होकर मार्शल स्पिरिट स्तर के विशेषज्ञ पर घात लगाकर अपने रक्त तत्व को सीधे संघनित करने के लिए शक्तिशाली रक्तसार की तलाश कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप एक अस्थिर आधार बन गया, जिसने फैन लाओ की उपलब्धियों को सीमित कर दिया। उसने अपनी साधना में सम्राट रैंक तक पहुंचने के लिए अनगिनत लोगों का खून लूटकर एक बड़ी कीमत चुकाई थी। उसकी नींव को देखते हुए सम्राट रैंक उसकी सीमा थी और उसे डू सम्राट रैंक तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक अच्छी चीज की कितनी बर्बादी, ये सोचकर गूहे ने अपना सिर हिलाया। इस व्यक्ति द्वारा विकसित की गई एक उन्नत पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। सौभाग्य से उसने गूहे का सामना किया था, इसलिए ये खजाने धूल नहीं जमा करेंगे। गूहे ने सोचा कि अगर वह अपने शिष्यों को रक्त तत्व तकनीक दे तो वह एक सच्ची अमर मार्शल आर्ट विकसित कर सकता है। चाहे वह राक्षसी हो या न हो, गूहे को परवाह नहीं थी, जब तक यह उसे मजबूत बनाता था। ये रक्त तत्व तकनीक रक्तसार को अवशोषित करती थी, जिससे शरीर में बहुत वृद्धि होती थी, जो उसके औसत दर्जे के शिष्यों के लिए आदर्श थी। बेशक फैन लाओ ने प्राचीन रक्त तत्व संप्रदाय के अवशेषों से रक्त तत्व तकनीक से कहीं अधिक प्राप्त किया था। उनमें से कई गुप्त तकनीकें थीं जिन्हें गूहे काफ़ी मूल्यवान मानते थे, विशेष रूप से एक जिसे रक्तपिपासु कला कहा जाता है, जिसने गूहे का ध्यान आकर्षित किया। जब इस तकनीक का उपयोग किया जाता था तो ये हमलों में रक्तपिपासु शक्ति जोड़ सकता था, साथ ही साथ प्रतिद्वंद्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा को लूट सकता था और खुद को पोषण दे सकता था। ये निश्चित रूप से दुश्मनों पर विजय पाने के लिए एक अद्भुत गुप्त तकनीक थी। एक रक्त भागने की तकनीक भी थी, जो एक उत्कृष्ट भागने की तकनीक थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में रक्तसार का उपभोग किया जाता था। एक बार इसका इस्तेमाल करने के बाद व्यक्ति की ताकत में काफ़ी कमी आ सकती है। हालांकि अगर यह किसी की जान बचा सकता है तो इसके लिए थोड़ी कीमत क्या चुकानी होगी। अपने लाभों की पूरी तरह से सूची बनाने के बाद गूहे संतुष्ट महसूस करते हुए सिस्टम स्पेस से बाहर निकल गया। इस बार रक्त संप्रदाय का सफाया करने से वह रातों रात अमीर बन गया था और उसने इसकी मिठास का स्वाद चखा था। जैसा कि वे कहते हैं, अप्रत्याशित लाभ के बिना कोई अमीर नहीं बनता। गूहे ने सोचा कि अगर उसे इस तरह के कुछ और लाभ मिल जाएं तो वह वास्तव में अमीर बन जाएगा। तो उसका अगला लक्ष्य कौन होगा? गूहे के दिमाग में उसने पहले से ही अपने दूसरे लक्ष्य की योजना बनाना शुरू कर दिया था। ब्लैकबोन रिज, एक मौत की जगह, ने अपना नाम इसलिए अर्जित किया क्योंकि यह अनगिनत लाशों से भरा हुआ था और मौत की घनी आभा से संतृप्त था। इसे ब्लैकबोन मकबरा के नाम से भी जाना जाता था। वास्तव में कई साल पहले यह क्षेत्र एक साधारण पर्वत श्रृंखला थी। हालांकि ब्लैकबोन टूम के गुरु के आगमन के बाद, जिन्होंने इस पर्वत श्रृंखला में हजारों लोगों को जिंदा दफना दिया था, यह एक मृत भूमि बन गई। ब्लैकबोन टूम की साधना तकनीक में व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में मृत्यु ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप हर बार अवशोषित मृत्यु ऊर्जा को फिर से भरने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को इस पर्वत श्रृंखला में जिंदा दफना दिया जाता था। ब्लैकबोन टूम के शिष्य गुफाओं में अभ्यास करते थे, जिनमें से प्रत्येक में अनगिनत लाशें भरी हुई थीं। इन गुफाओं से लाशों की ऊर्जा की एक सतत धारा रिसती रहती थी। स्विश, रात के अंधेरे में 3 अंधेरे आकृतियां आश्चर्यजनक गति से पर्वत श्रृंखला के भीतर एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची। ये वह स्थान था जहां पूरे ब्लैकबोन टूम में मृत्यु ऊर्जा सबसे घनी थी और ब्लैकबोन टूम के गुरु की साधना का स्थान था। गुरु, तीनों अंधेरे आकृतियां गुफा के बाहर पहुंची और सम्मानपूर्वक पुकारा। जैसे ही वे बोल रहे थे, एक क्षण के बाद घाटी से काले वस्त्र में लिपटी एक और आकृति उभरी। 3 रक्षक, पर्वत श्रृंखला में मृत्यु ऊर्जा हाल ही में कम हो रही है। ऐसा लगता है कि इसे फिर से भरने का समय आ गया है। अपने शिष्यों को कुछ लोगों को पकड़ने और उन्हें यहाँ जीवित दफनाने के लिए भेजें ताकि मृत्यु ऊर्जा की पूर्ति हो सके। काले वस्त्र में आकृति ब्लैकबोन मकबरे के स्वामी कर्कश आवाज में बोले और मृत्यु की भयावह आभा बिखेरी, जिससे रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। हाँ, गुरु। गुरु के शब्दों को सुनकर तीनों रक्षकों ने तुरंत झुककर जवाब दिया। गुरु ने थोड़ा सिर हिलाया और गुफा में जाने के लिए मुड़े। हालांकि चलते समय उन्हें अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने पलटकर देखा कि तीनों रक्षक अभी भी अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे। अपनी भौं सिकोड़ते हुए गुरु बेचैनी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। ब्लैकबोन मकबरे के रक्षकों को मारने की हिम्मत किसने की? अपना परिचय दो। गुरु अपनी आवाज में कर्कशता लिए जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। हे। ठीक उसी समय एक तीखी और भयानक हंसी गूंजी, मानो गुरु के जवाब में।
कौन है? तुम कौन हो? ये भयानक हंसी सुनकर गुरु को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अचानक उसने फैन लाओ की मौत के बारे में सोचा और उसके चेहरे पर डर का एक संकेत दिखाई दिया। क्या ये हो सकता है कि इस व्यक्ति ने फैन लाओ को मार डाला हो? इस विचार के साथ गुरु का डर और भी बढ़ गया। फैन लाओ एक 5 सितारा डू सम्राट था जो ब्लैकलिस्ट में 5वें स्थान पर था और उसे मार दिया गया था। खुद के बारे में क्या? वह केवल 2 सितारा डू सम्राट था जो ब्लैकलिस्ट में 7वें स्थान पर था। अगर वह वास्तव में वह व्यक्ति था तो क्या वह पूरी तरह से रक्षाहीन नहीं होगा? जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में दौड़े, गुरु खुद को मुड़ने और भागने से नहीं रोक पाए। हालांकि उस समय एक छाया जितनी भूतिया हो सकती थी अचानक उसके पीछे दिखाई दी और एक भयावह आत्मा जब्त हुआ। अगले ही पल एक तीखी चीख गूंजी, विशेष रूप से इस उजाड़ पर्वत श्रृंखला में भयानक। कुछ ही समय बाद गुरु की आत्मा को जबरन उसके शरीर से अलग कर दिया गया, जो एक काले मोती में बदल गई। हे, काली आकृति ने काले मोती को निगलते हुए मुस्कुराया, फिर कुशलता से ब्लैकबोन मकबरे के सभी खजानों को साफ किया और दूर चला गया। अगले दिन फैन लाओ की रहस्यमयी मौत की तरह ब्लैकबोन मकबरे के गुरु एक डू सम्राट की बिना किसी आवाज के मौत ने ब्लैक हॉर्न डोमेन में काफी हंगामा मचा दिया। बेशक इसके साथ ही अंतहीन हत्याएं भी हुईं। ब्लैकबोन मकबरे के डू सम्राट स्तर के गुरु के बिना संप्रदाय को विभिन्न ताकतों द्वारा जल्दी से घुसपैठ कर नष्ट कर दिया गया और ब्लैकबोन मकबरे के शिष्यों का नरसंहार किया गया। ब्लैकबोन मकबरे के गिरने से शेष प्रमुख ताकतों के नेताओं के मन में पहले से ही मौजूद भय का माहौल और भी गहरा हो गया। खासकर कमजोर ताकतों के कुछ नेताओं के लिए, जिनकी ताकत फैन लाओ और अन्य की तुलना में कम थी, वे शांत नहीं बैठ सकते थे और लगातार इस डर से घिरे रहते थे कि कहीं ग्रिम रीपर उनके पीछे ना पड़ जाए। कमजोर ताकतों के कुछ नेताओं ने अचानक विनाश के खतरे से बचने के लिए संख्या में सुरक्षा की तलाश करते हुए चर्चा करना और गठबंधन बनाना भी शुरू कर दिया। उसी समय ब्लैक हॉर्न डोमेन में प्रमुख ताकतों के बीच एक खबर फैलने लगी। इन मौतों के पीछे रहस्यमय हत्यारा बेहद गुप्त सोल हॉल से आया था। अध्याय 215 हान फैंग का सफाया, समुद्री हृदय की ज्वाला पर कब्जा। कनान अकादमी के भीतर फैली हुई पर्वत श्रृंखला के बाहर मेपल सिटी नाम का एक शहर था। यह शहर बड़ा नहीं था, लेकिन ब्लैक हॉर्न डोमेन में यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था क्योंकि यह कीमिया सम्राट हान फैंग का निवास था। ब्लैक हॉर्न डोमेन में कीमिया के क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में हान फैंग लंबे समय से छठी कक्षा के कीमियागर बन गए थे। कई ताकतों और यहां तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों के दिलों में उनका उच्च स्थान था। बेशक छठी कक्षा के कीमियागर पूरे महाद्वीप में भी एक दुर्लभ दृश्य थे। यहां तक कि साधारण डू पूर्वजों को भी उनसे मिलने पर बहुत सम्मान दिखाना पड़ता था। आखिरकार हर कोई जानता था कि छठी कक्षा के कीमियागर का कितना प्रभाव हो सकता है। मेपल सिटी का नाम हान फैंग के नाम पर रखा गया था और यह सम्मान अराजक और जानलेवा ब्लैक हॉर्न डोमेन में केवल मुट्ठी भर लोगों को ही मिला था। हान फैंग उनमें से एक था। शहर के बीचों बीच एक बांस का जंगल था जो बाहर के चहल पहल भरे बाजार से अलग था। इस बांस के जंगल में एक सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी और आम लोग बिना अंधाधुंध हमले के इसके पास भी नहीं जा सकते थे। हर साल बांस के जंगल के रक्षकों द्वारा इस कारण से कई लोगों को मार दिया जाता था। इसलिए जबकि यह शांतिपूर्ण था, यह मेपल सिटी के कई लोगों के दिलों में एक निषिद्ध क्षेत्र भी था। बांस के जंगल की गहराई में एक बांस का मंडप था। इसका हरा भरा रंग जैड जैसा था, जिससे बांस की हल्की खुशबू आ रही थी। बांस के मंडप के अंदर एक आदमी क्रॉस लेग बैठा था, जिसने एक कीमियागर की पोशाक पहनी हुई थी, जिसकी पीठ पर एक बेहतरीन ढंग से तैयार किया गया मेपल प्रतीक था। इस समय वह आदमी पूरी तरह से एकाग्र था, बिना किसी विकर्षण के एक गोली को परिष्कृत कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक विशाल नीला स्वर्गीय ज्वाला स्तंभ जो लगभग 1 गज मोटा था, बांस के जंगल के ऊपर आकाश में उछला और लंबे समय तक वहीं रहा। अगर कोई इस स्वर्गीय ज्वाला स्तंभ को देखता तो वह निश्चित रूप से आश्चर्य में पड़ जाता, क्योंकि यह एक दिव्य घटना थी जो छठी कक्षा की गोली के बनने पर घटित हुई थी। कीमियागर ने विशाल स्वर्गीय ज्वाला स्तंभ पर नजर डाली। उसका माथा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और स्वर्गीय ज्वाला स्तंभ तेजी से कांपने लगा। थोड़ी देर बाद स्वर्गीय ज्वाला स्तंभ से प्रकाश की एक नीली किरण उतरी, जो अंततः उसकी हथेली के ऊपर तैर रही थी। नीली रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, जिससे एक ड्रैगन आंख के आकार की नीली गोली दिखाई दी। गोली की सतह बेहद गोल थी, समुद्र की सतह जैसी, और हल्की नीली रेखाएं लहरों की तरह इसे सुशोभित करती थीं, जो इसे एक रहस्यमय रूप देती थीं। जैसे ही नीली रोशनी स्वर्गीय ज्वाला स्तंभ से अलग हुई, विशाल स्वर्गीय ज्वाला स्तंभ धीरे धीरे बिखर गया, जैसे कि उसने अपना सहारा खो दिया हो, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। आखिरकार यह हो ही गया। ऐसा लगता है कि मैं कुछ सालों में 7वीं कक्षा के कीमियागर क्षेत्र में प्रवेश कर पाऊंगा, कीमियागर ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। उसने छठी कक्षा की गोली को एक शानदार जेड बोतल में रख दिया।
इसके बाद किमियागर मुड़ा और बांस के जंगल से बाहर चला गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसका चेहरा सामने आ गया। वह दिखने में सुंदर था, उसके लंबे काले बाल कंधों तक लहरा रहे थे और उसके शरीर से एक अजीबोगरीब औषधीय सुगंध लगातार निकल रही थी, जो लोगों को उसके करीब होने का एक अवर्णनीय एहसास दे रही थी। उसकी छाती के बीच में एक प्राचीन औषधीय कड़ाही का प्रतीक था और कड़ाही पर प्रकाश की 6 सुनहरी किरणें चमक रही थीं और लहरों की तरह लहरा रही थीं, जो एक चमकदार और रहस्यमय पैटर्न बना रही थीं। 6 सुनहरे पैटर्न ऐसी चीज थी जो कीमिया की दुनिया में केवल छठी कक्षा के कीमियागर के पास ही हो सकती थी। यह आदमी, जो लगभग 30 साल का लग रहा था, ब्लैक हॉर्न डोमेन में ऐसी योग्यता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति था। वह कोई और नहीं बल्कि कीमिया सम्राट हान फेंग था। कुछ देर बाद हान फेंग बांस के जंगल में एक मंडप में पहुंचा और बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी उंगलियां हल्के से टैप करने लगीं। एक गहरी नीली स्वर्गीय लौ एक प्राचीन झील की तरह स्पष्ट, रहस्यमय तरीके से उसके भीतर से निकली, उसे घेर लिया। ये गहरी नीली स्वर्गीय लौ बेहद अजीब थी, दिखने में साफ झील के पानी जैसी, लेकिन पानी की नहीं बल्कि लपटों की अलग अनुभूति दे रही थी। जैसे ही गहरी नीली स्वर्गीय ज्वाला ऊपर की ओर बढ़ी, आदमी की आत्मा की शक्ति अचानक काफी बढ़ गई। स्वर्गीय ज्वाला, कोई और स्वर्गीय ज्वाला कहाँ हो सकती है? अगर मुझे एक और स्वर्गीय ज्वाला मिल जाए तो मेरा ज्वाला मंत्र निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तब तक मेरी शक्ति निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। अपने हाथ में गहरी नीली स्वर्गीय ज्वाला को देखते हुए आदमी के चेहरे पर, जो पहले से ही ठंडा था, अचानक कट्टरता का भाव दिखाई दिया। उसने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया, बोलने वाला था, लेकिन फिर अपनी भौहों को सिकोड़ लिया, अपनी छाती को पकड़ लिया और जोर से खांसने लगा, और उसकी सांस थोड़ी अनियमित हो गई। थोड़ी देर तक खांसी जारी रही और फिर धीरे धीरे कम हो गई। आदमी ने गहरी सांस ली और दांत भींचकर बुदबुदाया, वह बूढ़ा आदमी, अगर उसने मुझे उस समय ज्वाला मंत्र का अभ्यास करने दिया होता तो सब ठीक हो जाता। एक भ्रष्ट चरित्र के बारे में क्या बकवास है? कीमिया में मेरी प्रतिभा तुमसे कहीं बेहतर है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन उसकी कसी हुई मुट्ठियों से यह स्पष्ट था कि वह क्रोध और आक्रोश से भरा हुआ था। ठीक उसी क्षण, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो, हान फेंग के चेहरे पर भाव बदल गए और वह अपनी सामान्य सहजता में लौट आया। अगले ही क्षण एक भूतिया आकृति अचानक से प्रकट हुई और मंडप में प्रकट हुई। आकृति एक घुटने पर झुकी हुई थी, उसकी आवाज़ कर्कश लेकिन सम्मानजनक थी। मास्टर, आप आखिरकार बाहर आ ही गए। ये सुनकर हान फेंग ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, हान बेंग, क्या हुआ? हान फेंग की तत्परता को भांपते हुए हान बेंग ने जल्दी से कहा, मास्टर, आपको शायद पता न हो, लेकिन इस दौरान ब्लैक हॉर्न डोमेन में कुछ बड़ा हुआ है। फिर हान बेंग ने हान फेंग को इस अवधि के दौरान ब्लैक हॉर्न डोमेन में हुई हर चीज़ के बारे में बताना शुरू किया। क्या इतने सारे शक्तिशाली नेता मारे गए? यहाँ तक कि फैन लाओ भी मारा गया। हान बेंग की बातें सुनने के बाद हान फेंग शांत नहीं बैठ सका। उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके छोटे से एकांतवास के दौरान ब्लैक हॉर्न डोमेन में जो बदलाव हुए थे वे धरती हिला देने वाले थे। क्या तुम्हें पता चल गया है कि यह किसने किया? हान फेंग ने उत्सुकता से पूछा। हान बेंग के चले जाने के बाद हान फेंग को स्वर्गीय ज्वाला की बात याद आई और उसने उस पर विचार किया। अफवाह है कि जियानान अकादमी के भीतर एक स्वर्गीय ज्वाला छिपी हुई है। ऐसा लगता है कि मुझे अपना ध्यान जियानान अकादमी पर केंद्रित करना चाहिए। हान फेंग खड़ा हुआ और जियानान अकादमी की दिशा में देखने लगा। तभी बांस के जंगल में अचानक एक तीखी हंसी गूंज उठी। अचानक हुई इस आवाज ने हान फेंग के दिल को जकड़ लिया और उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। वह कौन था? कोई उसकी जानकारी के बिना बांस के जंगल में कैसे प्रवेश कर सकता है? लेकिन उस कर्कश हंसी को सुनकर हान फेंग को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसने इसे पहले कहीं सुना हो। जबकि हान फेंग अभी भी हैरान था, मंडप के बाहर अचानक पतली हवा से एक गहरा कोहरा दिखाई दिया और कोहरे के भीतर एक काला व्यक्ति खड़ा था। इस परिचित तरीके से प्रकट होते हुए हान फेंग का दिल कांप उठा और उसे तुरंत घुसपैठिए की पहचान का एहसास हुआ। उसने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, हान फेंग सोल हॉल के दूत को अपना सम्मान देता है। क्या मैं दूत के निर्देशों के बारे में पूछ सकता हूँ? हान फेंग के सम्मानजनक रवैये ने धुंध के अंदर उपहास कर रहे उस काले व्यक्ति को पूरी तरह से चकित कर दिया। यह आदमी क्या कर रहा है? अपनी उलझन के बीच डार्क फिगर को अचानक अपने शिक्षकों को धोखा देने और अपने पूर्वजों को नष्ट करने का कार्य याद आया जो इस आदमी ने अतीत में किया था, और वह समझ गया। शिक्षकों को धोखा देकर और पूर्वजों को नष्ट करके चालें चल रहा है। मरना ही होगा। अपने सामने हान फेंग को देखते हुए डार्क फिगर की आंखें तीव्र हत्या के इरादे से भर गईं। अगले ही पल डार्क फिगर ने धीरे से धुंध के भीतर अपना हाथ बढ़ाया और चुपचाप सोचा, आत्मा बंधन। हान फेंग, जो अभी भी हैरान था, ने अचानक महसूस किया कि उसकी आत्मा को हिंसक रूप से खींचा जा रहा है, जैसे कि वह उसके शरीर से मुक्त होने वाली हो। प्रवर्तक, क्या कोई गलतफहमी है?
हान फैंग चौंक गया, लेकिन उसने समझाने की भी कोशिश की। दुर्भाग्य से डार्क फिगर ने उसकी बातों की पूरी तरह से अवहेलना की और सोलबाइंड की शक्ति को बढ़ा दिया। इसके बाद हान फैंग की तीखी चीखों के बीच उसकी शक्तिशाली आत्मा को जबरदस्ती डार्क फिगर की हथेली में एक भंवर में खींच लिया गया और एक काले रंग में बदल दिया गया। मन का। हान फैंग की आत्मा काले मनके के भीतर फंस गई थी, क्रोध में दहाड़ रही थी। अध्याय 216 महान फसल। हम्फ। हान फैंग, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम उसके लायक हो। हान फैंग को देखते हुए, जो ब्लैक पल के अंदर एक भयंकर भाव के साथ चुपचाप दहाड़ रहा था, छाया ने उपहास किया। हालांकि उसे हान फैंग से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन किसी कारण से छाया को सहज रूप से उन लोगों के प्रति तीव्र घृणा महसूस हुई जिन्होंने अपने शिक्षकों को धोखा दिया और अपने पूर्वजों को नष्ट कर दिया। शायद इसका छाया के संप्रदाय के तहत कई शिष्यों से कुछ लेना देना था। जरा सोचिए, अगर उसका कोई शिष्य अपने शिक्षक को धोखा दे और अपने पूर्वजों को नष्ट कर दे तो वह क्या करेगा? चाहे दुनिया में कहीं भी हो, वह उनका पीछा करेगा और उन्हें कड़ी सजा देगा। जो लोग अपने शिक्षकों को धोखा देते हैं और अपने पूर्वजों को नष्ट करते हैं, उन्हें सभी को मार दिया जाना चाहिए। अपनी आंखों में तीव्र हत्या के इरादे की चमक के साथ छाया ने हान फैंग की आत्मा वाले ब्लैक पल को इकट्ठा किया। फिर छाया की नज़र हान फैंग की उंगली पर गहरे नीले रंग की सोल रिंग पर पड़ी, जो एक हल्की नीली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। इससे संकेत मिलता है कि यह सोल रिंग सामान्य निम्न स्तर वाली रिंग से अलग थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ब्लैक यूनियन का नेता है, वह एक उच्च स्तरीय सोल रिंग भी पहनता है। छाया ने मुस्कुराते हुए हान फैंग की उंगली से गहरे नीले रंग की सोल रिंग को हटा दिया। सोल रिंग की दुर्लभता के भी अलग अलग स्तर थे। उच्च स्तरीय सोल रिंग अत्यंत दुर्लभ थी और ब्लैक डोमेन के नीलामी घरों में भी उनकी बहुत मांग थी। वर्षों से छाया ने खुद कभी उच्च स्तरीय सोल रिंग नहीं पहनी थी और औसत दर्जे की निम्न स्तरीय रिंग से काम चलाया था। पहले सिस्टम के स्थान के अस्तित्व के कारण छाया को सोल रिंग की उच्च आवश्यकता नहीं थी। अगर कुछ फिट नहीं हो पाता तो वह उसे सिस्टम के स्थान में आसानी से स्टोर कर सकता था। हालांकि जब से उसने अपने शिष्यों को पिछली बार दी गई उच्च स्तरीय आत्मा की अंगूठी से स्पेस हॉर्ट प्राप्त किया था, तब से उसने सोल रिंग पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था। स्पेस हॉर्ट उपयोगकर्ता की शक्ति से अंतरिक्ष बना सकता है और उसका विस्तार कर सकता है। छाया के लिए ऐसी मूल्यवान वस्तु को अनदेखा करना असंभव था, भले ही उसके पास पहले से ही कई खजाने थे। उसने अनुमान लगाया कि यदि वह अपने किसी शिष्य को यह उच्च स्तरीय आत्मा की अंगूठी दे तो उसे बदले में कुछ असाधारण अंतरिक्ष संबंधी खजाना मिल सकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए छाया प्रत्याशा से भर गई। जैसे ही उसने अपने हाथ में गहरे नीले रंग की आत्मा की अंगूठी की जांच की, छाया की आध्यात्मिक शक्ति ने उसमें प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आत्मा की अंगूठी ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को वापस लौटा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक उच्च स्तरीय आत्मा की अंगूठी है, इसमें इस तरह का सुरक्षात्मक कार्य है। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ छाया ने समझा कि उच्च स्तरीय आत्मा की अंगूठियां अपने मालिकों को आत्मा की छाप लगाने की अनुमति देती हैं। इसका मतलब ये था कि अगर किसी और ने भी सोल रिंग प्राप्त कर ली तो उसे इसकी सामग्री तक पहुंचने के लिए सोल इम्प्रिंट को मिटाना होगा। ऐसी स्थिति में मालिक को सतर्क कर दिया जाएगा। ये लगभग स्वायत्त सुरक्षा कार्य उच्च स्तरीय सोल रिंग के लिए अद्वितीय था और उनके उच्च मूल्य के मुख्य कारणों में से एक था। वर्तमान में हान फैंग अनिवार्य रूप से मर चुका था, इसलिए छाया को उसके द्वारा पता लगाए जाने की कोई चिंता नहीं थी। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति के एक भयंकर उछाल के साथ छाया ने हान फैंग की आत्मा की छाप को जबरदस्ती मिटा दिया और अपनी खुद की छाप छोड़ दी। इस तरह इस उच्च स्तरीय सोल रिंग ने आधिकारिक तौर पर स्वामित्व बदल दिया। जैसे ही छाया ने सोल रिंग की छाप को हटाया, ब्लैक पल के भीतर हान फैंग की आत्मा ने कुछ महसूस किया और एक और दिल दहला देने वाली खामोश दहाड़ लगाए। छाया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी उंगली पर गहरे नीले रंग की सोल रिंग पहनकर संतुष्ट हो गया। फिर उसने सहजता से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रिंग में प्रवेश करने दिया। जांच केवल एक पल तक चली, इससे पहले कि छाया ने धीरे धीरे सोल रिंग से अपनी चेतना वापस ले ली। इस समय उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय आश्चर्य का भाव था। पिछले कुछ वर्षों में हान फैंग ने ब्लैक डोमेन में बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया था। सोल रिंग में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं जो बाहर बहुत दुर्लभ थीं, और विभिन्न मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल स्क्रॉल को लापरवाही से इसके अंदर रखा गया था। स्पष्ट रूप से ये वे वस्तुएं थीं जिनका आदान प्रदान उन लोगों द्वारा किया जाता था जो उसकी रसायन विज्ञान विशेषज्ञता चाहते थे। हालांकि छाया ने केवल एक सरसरी नज़र डाली, लेकिन आत्मा की अंगूठी के भीतर की सामग्री की समृद्धि ने उसे उत्साहित कर दिया। इस बार हान फैंग की सारी दौलत और इस गहरे नीले रंग की उच्च स्तरीय आत्मा की अंगूठी में संग्रहित खजाने के साथ ये ब्लैक डोमेन में हर शक्तिशाली व्यक्ति को पागल कर देगा। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि वह छठी कक्षा का कीमियागर है, वह वास्तव में धन में तैर रहा है। छाया ने ठहाका लगाया और फिर अचानक रुक गई, उसके चेहरे पर निराशा का एक संकेत था।
वह 7वीं कक्षा का कीमियागर ऐसी विकट परिस्थितियों में क्यों रह रहा था? उसे अमीर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए डकैती का सहारा क्यों लेना पड़ा? धीरे से आह भरते हुए छाया एक रहस्यमय काली धुंध में बदल गई और घने जंगल में गायब हो गई। एक पल बाद उसी साधारण सराय में गुहे की आकृति अचानक पतली हवा से प्रकट हुई। चलो कुछ दिनों के लिए आराम करते हैं। लगातार 5 दिनों की कार्रवाई के बाद पूरा ब्लैक डोमेन अराजकता में था। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद गुहे ने अस्थायी रूप से अपनी गतिविधियों को रोकने का फैसला किया। जबकि भ्रम का लाभ उठाना अच्छा था, लेकिन परेशानी पैदा करने पर परेशानी में पड़ना भी आसान था। जो लोग इतने सालों से ब्लैक डोमेन में फले फूले थे, उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। अब जब वे सतर्क थे तो उनके लिए पहल करना जारी रखना उचित नहीं था। इसलिए गुहे ने कुछ समय के लिए चुप रहने और स्थिति के शांत होने का इंतजार करने का फैसला किया। इसके अलावा वह पिछले कुछ समय से वुहुफा की पहचान के तहत काम कर रहा था और उसे डर था कि उसने सोल पैलेस का ध्यान आकर्षित कर लिया है। हालांकि यह थोड़ा कठिन रहा है, लेकिन फसल काफ़ी अच्छी रही है। लूट के इन दिनों के दौरान उसने जो खजाने हासिल किए थे उनके बारे में सोचते हुए गुहे की आंखों में उत्साह के निशान दिखाई दिए। इसके बाद गुहे की चेतना सिस्टम के स्थान में प्रवेश कर गई और उसने इन दिनों से अपने लाभ की सूची बनाना शुरू कर दिया। छांटना आसान बनाने के लिए गुहे ने लूटी गई सभी वस्तुओं को वर्गीकृत किया। कुछ ही देर में सभी सामान बड़े करीने से ढेरों में व्यवस्थित हो गए। उनमें से सबसे अधिक संख्या में स्पिरिट जड़ी बूटियां और मैजिक कोर थे, और फिर मैजिक कोर, हथियार, मार्शल आर्ट स्क्रॉल और बहुत कुछ था। सभी चीज़ों को ढेरों में वर्गीकृत करने के बाद गुहे ने एक एक करके ढेर गिनना शुरू किया। स्वाभाविक रूप से उनकी पहली पसंद उनकी पसंदीदा स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं। अपने सामने छोटे छोटे पहाड़ों की तरह ढेर किए गए स्पिरिट जड़ी बूटियों के ढेर को देखकर गुहे को उपलब्धि का एहसास हुआ। अब से उसे आखिरकार स्पिरिट जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने की आज़ादी मिल सकती थी। ये स्पिरिट जड़ी बूटियां 6 प्रमुख शक्तियों के संग्रह से एकत्र की गई थीं, जिनमें मेडिसिन सम्राट हान फेंग भी शामिल थे। जड़ी बूटियों की विविधता किसी को भी चकित करने के लिए पर्याप्त थी। गुहे के मजबूत जड़ी बूटियों की पहचान करने के कौशल के बावजूद अधिकांश स्पिरिट जड़ी बूटियों को गिनने में लगभग आधा घंटा लग गया। इसके बाद उसने प्रत्येक कीमती स्पिरिट जड़ी बूटी का नाम जोर से पुकारना शुरू किया। उसने जो जड़ी बूटियां सुनाई वे कम से कम 6ठी या 7वीं कक्षा की थीं, और वह अचानक बर्फ सफ़ेद जैड पत्थर पर रुक गया, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए। क्या ये अर्थ कोर जैड मदर है? ये वस्तु लगभग आधा गज लंबी और 1 हाथ की लंबाई जितनी चौड़ी थी। अर्थ कोर जैड मदर का इतना बड़ा टुकड़ा बाहरी दुनिया में बेहद दुर्लभ था। अर्थ कोर जैड मदर एक चमत्कारी जैड था जो अनगिनत वर्षों में पृथ्वी की ऊर्जा के संघनन से बना था। अपनी अनूठी स्थिरता और मोटाई के कारण यह अर्थ कोर जैड मदर साधकों के लिए एक कीमती वस्तु थी। जब खेती या कीमिया में उपयोग किया जाता है तो अर्थ कोर जैड मदर से बना सीट कुशन शरीर के भीतर हिंसक ऊर्जा को काफ़ी हद तक दबा देता है। इस वस्तु के साथ खेती के दौरान पागल हो जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ये प्रभाव कुछ हद तक लोड सीट के समान था जिसे गुहे ने ब्लू लोड्स अर्थ कोर फायर प्राप्त करने पर प्राप्त किया था। हालांकि अर्थ कोर जैड मदर इसकी तुलना में और भी अधिक मूल्यवान थी। वाकई एक अद्भुत खजाना। अर्थ कोर जैड मदर के आकार को देखते हुए गुहे मदद नहीं कर सका, लेकिन स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, केवल ये देखने के लिए कि यह एक चिपचिपे हल्के जैद तरल में ढका हुआ था। यह चिपचिपे जैद तरल को देखते हुए गुहे क्षण भर के लिए हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद वह अचानक अपने होश में आया और अपने मजबूत आत्मनियंत्रण के साथ उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसकी नज़र अर्थ कोर जैड मदर पर चली गई और उसने बड़बड़ाया, इस अर्थ कोर जैड मदर ने वास्तव में अंदर अर्थ कोर सोल मैरो का उत्पादन किया है। अर्थ कोर जैड मदर को बनाना बेहद मुश्किल था और अर्थ कोर सोल मैरो एक और भी दुर्लभ पदार्थ था। उस पल गुहे की आंखों में अवर्णनीय उत्साह की लहर भर गई। उसने अपने हाथ से आग की एक पतली ब्लेड बनाई और उसे तेजी से अर्थ कोर जैड मदर की सतह पर घुमाया। स्वोश! आग की ब्लेड हल्के से अर्थ कोर जैड मदर की सतह पर गुजरी। अंगूठे की मोटाई के बराबर जैड का एक टुकड़ा गिर गया। इससे अखरोट के आकार का एक गड्ढा दिखाई दिया जिसमें से एक हल्का सफ़ेद कोहरा निकल रहा था। गुहे ने एक गहरी सांस ली और अपनी आत्मा के भीतर एक सुखद आह महसूस की। हिस! गुहे के चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया क्योंकि उसने अपने हाथ को एक ज्वलंत ब्लेड में बदल दिया और पृथ्वी कोर जैड मदर की परतों को तेजी से उकेरा। जब पृथ्वी कोर जैड मदर की ऊंचाई लगभग आधी हो गई तो आखिरकार उसकी दृष्टि में एक सिर के आकार का गड्ढा दिखाई दिया। उसकी नज़र गड्ढे के भीतर सफ़ेद तरल पर टिकी हुई थी जो आधी उंगली से भी कम गहरा था। वास्तव में ये पृथ्वी कोर सोल मैरो है। गुहे ने एक खाली भाव के साथ चिपचिपे सफ़ेद तरल को देखा और उस पल में उसकी खुशी अपने चरम पर पहुंच गई।
पृथ्वी कोर सोलमेरो स्वर्ग और पृथ्वी का एक अत्यंत दुर्लभ और कीमती खजाना था। उसके जैसे कीमियागरों के लिए इसमें एक अनूठा आकर्षक गुण था, क्योंकि यह आत्मा को शांत कर सकता था। आत्मा को संयमित करने का मतलब है उसे परिष्कृत करना और विकसित करना। दूसरे शब्दों में, अर्थ कोर सोलमेरो आत्मा से अशुद्धियों को साफ कर सकता है। गूहे के लिए, जिसने अर्थ कोर सोलमेरो की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था लेकिन इन सभी वर्षों में कभी इसका सामना नहीं किया था, यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। इस खजाने की उसकी वर्तमान स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके साथ गूहे के पास आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का 50% मौका हो सकता था। उसके कीमिया कौशल भी 8वीं कक्षा के कीमियागर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हा, वास्तव में ब्लैक डोमेन की यह यात्रा सार्थक रही है। इन स्पिरिट जड़ी बूटियों का धन्यवाद। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आसन सफलता के बारे में सोचते हुए गूहे खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। इसके बाद इस अवधि से अपने लाभों को गिनने में उन्हें एक और आधा दिन लगा। उनमें से 50 प्रकार की 7वीं कक्षा की स्पिरिट जड़ी बूटियाँ, 300 प्रकार की 6ठी कक्षा की स्पिरिट जड़ी बूटियाँ, 1000 से अधिक प्रकार की 5वीं कक्षा की स्पिरिट जड़ी बूटियाँ। जादू के कोर के लिए 10 7वीं कक्षा के जादू के कोर, 150 6ठी कक्षा के जादू के कोर, सैकड़ों 5वीं कक्षा के जादू के कोर, जादू के कोर हथियार, 7 7वीं कक्षा के जादू के कोर हथियार, 26वीं कक्षा के जादू के कोर हथियार, 100 से ज़्यादा 5वीं कक्षा के जादू के कोर हथियार, मार्शल आर्ट स्क्रॉल, 4 पृथ्वी ग्रेड मार्शल आर्ट स्क्रॉल, दर्जनों उन्नत जुबान ग्रेड मार्शल आर्ट स्क्रॉल, कीमिया अमृत, 1 7वीं कक्षा का अमृत, 10 से ज़्यादा 6ठी कक्षा के अमृत, 100 से ज़्यादा 5वीं कक्षा के अमृत। हा, इस बार तो यह वाकई बहुत बढ़िया है। गूहे अपनी फसल को आश्चर्य से देखता रहा, अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। अध्याय 217, हानफैंग को भस्म करना, समुद्री हृदय की ज्वाला प्राप्त करना। आत्मा हॉल कांपता है। सभी खजानों को छांटने के बाद गूहे धीरे धीरे अपनी उत्तेजना से शांत हो गया। शांत हो जाओ, उसे शांत रहने की जरूरत थी। ये तो बस शुरुआत थी। ब्लैक डोमेन में अभी भी कई बड़ी मोटी भीड़ें थीं जिन्हें वध किए जाने का इंतजार था। गूहे अच्छी तरह से जानता था कि इस अवधि के दौरान उसने जिन लोगों को मारा था उनमें से हानफैंग को छोड़कर बाकी सभी महत्वहीन थे। वास्तव में ब्लैकलिस्ट विशेषज्ञ प्रभावशाली लग सकते हैं, लेकिन ब्लैक डोमेन में असली ताकतवरों की नज़र में उन्हें निम्न स्तर का माना जाता था। गूहे के विचार में इन लोगों को मारने से उसे और अधिक खजाने मिलेंगे। ये सोचते हुए गूहे की आंखें चमक उठीं। चलो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, उन्हें थोड़ा और जीने दो। शांत होने के बाद गूहे के विचार चले गए और उसने हानफैंग की आत्मा वाला काला मनका निकाल लिया। गूहे को देखकर हानफैंग तुरंत उत्साहित हो गया और काले मनके के भीतर दहाड़ने लगा। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी। दुर्भाग्य से उसकी कोई भी चीख नहीं सुनी जा सकी। हानफैंग, बस चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करो, गूहे ने व्यंग्य किया और उसके चेहरे पर प्रत्याशा दिखाई दी। 6ठी कक्षा के कीमियागर की आत्मा मुझे कुछ आश्चर्य लाएगी। फिर गूहे ने आत्मा भक्षण कला को सक्रिय किया। एक पल में भक्षण की एक शक्तिशाली शक्ति ने पूरे काले मनके को घेर लिया। नहीं, काले मनके के अंदर हानफैंग की आत्मा को तुरंत लगा कि उसकी आत्मा भस्म होने वाली है। उसकी आंखों में अत्यंत क्रूरता की झलक के साथ उसकी आंखों में अचानक नीले रंग की चमक दिखाई दी। अगले ही पल हानफैंग की आत्मा से एक नीली लौ फूट पड़ी। जैसे ही नीली लौ बाहर निकली, हानफैंग की आत्मा को कैद करने वाला काला मनका सीधे टूट गया। अगले ही पल हानफैंग की आत्मा वास्तव में समाप्त हो गई। ये दृश्य देखकर गूहे के हाव भाव बदल गए और उसने आश्चर्य से देखा। ये वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला है। ये वास्तव में मेरी आत्मा कब्जा करने की तकनीक को तोड़ सकती है। हानफैंग को मनका तोड़ने के बाद भागने का प्रयास करते देख गूहे की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। क्या आपको लगता है कि सिर्फ अपनी आत्मा के साथ आप मेरी पकड़ से बच सकते हैं? जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, गूहे की हथेली से 5 भयानक जंजीरें निकलीं, जिसने तुरंत हानफैंग को जकड़ लिया, जो भागने की कोशिश कर रहा था। हानफैंग का चेहरा अचानक बदल गया और उसने तुरंत जंजीरों को उलझाने के लिए सी हॉट फ्लेम को छोड़ दिया। हालांकि इस समय एक बैंगनी लौ भी जंजीरों से चिपक गई और सी हॉट फ्लेम के साथ जुड़ गई। एक स्वर्गीय लौ। बैंगनी लौ की उपस्थिति को देखकर हानफैंग तुरंत घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस स्थिति में वह स्वर्गीय ज्वाला मिलेगी जिसकी वह तलाश कर रहा था। बैंगनी ज्वाला गूहे की सच्ची ज्वाला थी, जो अमर अग्नि और 9 निचली ज्वाला के साथ मिलकर समुद्री हृदय ज्वाला से कहीं बेहतर थी, जो इसका विरोध नहीं कर सकती थी। बस एक पल में समुद्री हृदय ज्वाला गूहे की सच्ची ज्वाला द्वारा सीधे दबा दी गई। यह असंभव है। हानफैंग स्वाभाविक रूप से समुद्री हृदय ज्वाला की स्थिति को समझ सकता था। उसने समुद्री हृदय ज्वाला को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह पूरी तरह से अप्रभावी था और दबाई गई समुद्री हृदय ज्वाला उसकी मदद नहीं कर सकती थी।
समुद्री हृदय ज्वाला की सहायता के बिना 5 जंजीरों ने तुरंत हान फैंग को कसकर बांध दिया। नहीं, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं छठी कक्षा का कीमियागर हूँ, मैं गोलियों को परिष्कृत करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। कृपया मुझे मत मारो। हान फैंग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने हताश होकर विनती की। दुर्भाग्य से उसे केवल गूहे की उदासीन निगाहों से ही जवाब मिला। संघर्ष मत करो, बस अपने भाग्य को स्वीकार करो। गूहे के हाथ की एक लहर के साथ 5 जंजीरों ने हान फैंग की कसकर बंधी आत्मा को उसके सामने ला दिया। अगले ही पल गूहे ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे हान फैंग के सिर के ऊपर अपनी हथेली पटक दी और आत्मा भक्षण कला को सक्रिय कर दिया। मत करो। एक तीखी और दयनीय चीख के साथ हान फैंग की आत्मा तुरंत एक शुद्ध आत्मा शक्ति में बदल गई, जिसे गूहे ने सीधे खा लिया। प्रभावशाली, तुम वास्तव में छठी कक्षा के कीमियागर हो। यह आत्मा शक्ति अविश्वसनीय रूप से शुद्ध है। गूहे ने मन ही मन प्रशंसा की, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और इस अत्यंत शुद्ध आत्मा शक्ति को पचाना शुरू कर दिया। एक पल के बाद गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसके शरीर से एक गहन और रहस्यमय आभा निकली। इस अवधि के दौरान गूहे ने कई शक्तिशाली व्यक्तियों की आत्माओं को खा लिया था और हान फैंग की आत्मा के जुड़ने से उसकी आत्मा शक्ति और भी अधिक पूर्ण हो गई थी। उसे ये भी लग रहा था कि वह किसी भी क्षण आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। हालांकि गूहे जानता था कि आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था और बाहरी मदद के बिना इसे प्राप्त करना लगभग असंभव था। मेरी वर्तमान स्थिति और पृथ्वी कोर सोलमेरो के साथ मैं आत्मविश्वास से आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता हूँ। जब गूहे ने अपनी स्थिति को महसूस किया तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर गूहे के दिमाग में हान फैंग की आत्मा की यादें कौंध गईं। उसकी आत्मा को भस्म करने के बाद गूहे ने हान फैंग की सभी यादें पहले ही पढ़ ली थीं। छठी कक्षा के कीमियागर की साधना, अंतर्दृष्टि, कई ज्वाला नियंत्रण तकनीकें, विभिन्न युद्ध कौशल, बेशक ज्वाला मंत्र भी था। हान फैंग की यादें पढ़ने के बाद गूहे ये स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सका कि इस आदमी ने अपने गुरु को धोखा दिया था और अपने पूर्वजों को नष्ट कर दिया था। उसके पास कुछ क्षमताएं थीं। क्षतिग्रस्त ज्वाला मंत्र के साथ भी उसने अभी भी साधना के मार्ग को समझ लिया था। अगर यह आदमी किसी दूसरी तरह की स्वर्गीय ज्वाला को खा सकता तो वह वास्तव में सफल हो सकता था। बेशक गूहे को ज्वाला मंत्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी राय में वह जिस ज्वाला नियंत्रण कला की साधना कर रहा था वह पर्याप्त से अधिक थी और ज्वाला मंत्र का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गूहे के लिए ज्वाला मंत्र हान फैंग के दिमाग में मौजूद कुछ ज्वाला नियंत्रण तकनीकों और युद्ध कौशलों जितना भी मूल्यवान नहीं था। इस बारे में सोचते हुए गूहे मदद नहीं कर सका, लेकिन उस समुद्री हृदय ज्वाला को देखा जो वर्तमान में उसकी सच्ची ज्वाला द्वारा दबा दी गई थी। हान फैंग की आत्मा के निधन के साथ समुद्री हृदय ज्वाला मालिकहीन हो गई थी और यह अब पहले की तरह प्रतिरोध नहीं करती थी। गूहे ने फिर सीधे दबी हुई समुद्री हृदय ज्वाला को अपने भंडारण स्थान में फेंक दिया। अब यह अच्छा है। जियान, एर और लियू लिंग, ये दो छोटे लड़के, प्रत्येक के पास एक स्वर्गीय ज्वाला हो सकती है। सी हॉट फ्लेम को हाथ में लेकर गूहे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मूल रूप से उसने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को या तो जियान या लियू लिंग को देने की योजना बनाई थी अगर उनमें से कोई एक साल बाद अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में चैंपियनशिप जीतता है। लेकिन अब उसके पास पहले से ही 2 स्वर्गीय लपटें थीं, इसलिए यह एक अप्रत्याशित लाभ की तरह था। अगला, मुझे एकांत में प्रवेश करने और आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पृथ्वी कोर सोलमेरो को परिष्कृत करने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए। अभी अभी प्राप्त की गई पृथ्वी कोर सोलमेरो के बारे में सोचते हुए गूहे अधीरता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ब्लैक डोमेन के पूर्वी भाग में घने मियास्मा से भरा एक दलदल था और शून्य जहरीली गैसों से भरा था। यदि कोई साधारण डू सम्राट विशेषज्ञ प्रवेश करता तो वे कीमती खजाने की सुरक्षा के बिना एक घातक अंत का सामना करते। पिछले कुछ दशकों में अनगिनत विशेषज्ञों ने इस दलदल में कदम रखा था और उनमें से लगभग सभी जहरीली गैस में मर गए थे। इसलिए इस दलदल को मौत का दलदल भी कहा जाता था। बेशक कुछ विशेषज्ञ इस दलदल से गुजरने और इसके पीछे की पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। लेकिन अजीब बात यह है कि प्रवेश करने वाले लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। इस बात ने हर उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी जिसने इसके बारे में सुना। नतीजतन मौत के दलदल के पीछे की पर्वत श्रृंखला को सोललेस रिज के नाम से जाना जाता था, जो ब्लैक डोमेन में कुछ निषिद्ध स्थानों में से एक था। सोललेस रिज के भीतर एक अंधेरे महल के हॉल में काली धुंध में लिपटे एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। ये कौन है? हान फैंग वास्तव में मारा गया था। अगले ही पल बूढ़े व्यक्ति से एक आश्चर्यजनक हत्या का इरादा फूट पड़ा और उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। उस समय जब याओ चेन की हत्या की गई थी तो निस्संदेह इसके पीछे सोल हॉल की छाया थी।
ये बूढ़ा व्यक्ति याओ चेन की हत्या में भाग लेने वालों में से एक था। याओ चेन की आत्मा के भागने के बाद सोल हॉल ने उसका पीछा करने के लिए कई विशेषज्ञों को भेजा था, लेकिन वे सभी खाली हाथ लौट आए थे। सोल हॉल के उच्च स्तरीय सदस्यों के पास याओ चेन की आत्मा को वापस लाने वाले किसी भी व्यक्ति को भारी इनाम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कहावत है, जहां इनाम होता है वहां बहादुर आत्माएं होती हैं, और यह बूढ़ा आदमी उनमें से एक था। इतने सालों से वह याओ चेन की आत्मा को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताशा में वह केवल याओ चेन के शिष्य हान फैंग के साथ संबंध स्थापित कर सका। अगर याओ चेन की मृत्यु नहीं हुई होती तो वह निस्संदेह इस शिष्य से घृणा करता जिसने अपने गुरु को धोखा दिया था और उसके पूर्वजों को नष्ट कर दिया था। इसलिए इस बूढ़े व्यक्ति ने हान फैंग के शरीर में अपनी आत्मा का निशान छोड़ दिया था। अब हान फैंग की आत्मा के मर जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से इसका आभास हो गया। हान फैंग को किसने मारा होगा? क्या ये हो सकता है कि याओ चेन आ गया हो? बूढ़ा व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। अध्याय 218 पृथ्वी कोर आत्मा मज्जा को परिष्कृत करना, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना। अगले दिन एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ब्लैक डोमेन में एक अनाम घाटी में दिखाई दिया। चलो यहीं एकांत में प्रवेश करते हैं और आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। सफ़ेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गुहे थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने कई शक्तिशाली व्यक्तियों की आत्माओं को खा लिया था, जिससे उनकी आत्मा, जो पहले नश्वर क्षेत्र के शिखर पर थी, अस्थिरता का संकेत दिखाने लगी थी। यह महसूस करते हुए गुहे प्रसन्न होने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि यह आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का एक शानदार अवसर था। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए गुहे ने विभिन्न शक्तियों के शक्तिशाली विशेषज्ञों का शिकार करना बंद कर दिया और इसके बजाय एकांत में चले गए। जब समय आया तो उन्होंने आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक ठोस प्रयास किया। कुछ ही समय में गुहे ने पतली हवा से एक मंद गुफा बनाई और उसे अपने एकांत स्थान के रूप में इस्तेमाल किया। एक विचार के साथ गुहे ने ब्लैक स्केल्ड फ्रीज़ड पायथन को सिस्टम स्पेस से मुक्त कर दिया। मास्टर, आपने आखिरकार मुझे बाहर जाने दिया। जैसे ही ब्लैक स्केल्ड फ्रीज़ड पायथन उभरा, वह काले कपड़ों में एक मोटे आदमी में बदल गया और कुछ हद तक दुखी भाव से गुहे को देखा। जाहिर है, अंधेरे और खामोश सिस्टम स्पेस में फंसना ब्लैक स्केल्ड फ्रीज़ड पायथन के लिए काफ़ी असहज था। ब्लैक स्केल्ड फ्रीज़ड पायथन के चेहरे पर दुखी भाव देखकर गुहे को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उसे पता होता तो वह हानफेंग और अन्य लोगों के शवों को अपने साथ ले जाता ताकि ब्लैक स्केल्ड फ्रीज़ड पायथन को अच्छा खाना मिल सके। गुहे को इन बेहद दुष्ट व्यक्तियों पर कोई दया नहीं आई। उनकी लाशों को बरकरार रखना उनके लिए पहले से ही एक बड़ा सौभाग्य था। अगर यह सच न होता कि उसने उनके सारे खजाने छीन लिए होते तो गुहे ने एक ही लौ से उनके शरीर को जला दिया होता। ठीक है, तुम मेरे एकांत की पूरी तरह से रक्षा करो। बाहर आने के बाद मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। गुहे ने ब्लैक स्केल्ड फ्रीज़ड पाइथन को सांत्वना दी। ये सुनकर ब्लैक स्केल्ड फ्रीज़ड पाइथन की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत गुफा के प्रवेश द्वार पर गया, अपनी छाती थपथपाते हुए, और कहा, गुरु, आप निश्चिंत हो सकते हैं और अपने एकांत पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेरे यहाँ होने से कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। गुहे ने सिर हिलाया और फिर गुफा के केंद्र में चला गया, जहाँ वह क्रॉस लेग बैठ गया। हालांकि उसने तुरंत काम करना शुरू नहीं किया, इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मानसिक स्थिति और स्थिति को समायोजित किया। क्या पृथ्वी कोर सोलमेरों को सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है, ये निर्धारित करेगा कि क्या गुहे आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी तरह से प्रवेश कर सकता है। इसलिए ध्यान भटकाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। गुहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लगभग आधे घंटे तक उन्हें धीरे धीरे खोलने से पहले जारी रखा। उसकी काली आंखों में कोई लहर नहीं थी, जैसे कोई गहरा कुआं अथाह। उसने अपने गले से धीरे धीरे सांस छोड़ी और उसकी हथेली शून्य में चली गई। अगले ही पल उसके सामने 4 जेड बॉक्स तैर गए। उसकी उंगली के एक झटके से बक्सों के ढक्कन खुल गए और एक अनोखी खुशबू हवा में भर गई, जिसने गुहे की आत्मा को उत्साहित कर दिया। 4 वस्तुओं में से अर्थ कोर सोल मैरो और डैनलिंग जेली को सीधे तैयार किया जा सकता था, जब तक कि अनुपात को सही ढंग से नियंत्रित किया जाता। जहां तक स्काई वल्चर स्टोन एसेंस की बात है, इसे तैयारी में जोड़ने से पहले पत्थर के भीतर से परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। इसे परिष्कृत करना कोई मुश्किल काम नहीं था, खासकर गुहे के लिए जो अपनी वर्तमान स्थिति में थे। अभी गुहे ने अपना हाथ बढ़ाया और एक हरा पत्थर तैरता हुआ उसके सामने मंडराता हुआ आया। दूर से देखने पर यह हरा पत्थर आम पत्थरों से ज्यादा अलग नहीं दिखता था, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता था कि यह अजीबोगरीब पैटर्न से ढका हुआ था। पत्थर की सतह थोड़ी पारदर्शी थी और अगर इसे तेज रोशनी में रखा जाए तो अंदर एक चिपचिपा तरल बहता हुआ दिखाई देता था। यह हरा पत्थर 7वीं श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु थी, स्काई वल्चर स्टोन एसेंस, और यह पृथ्वी कोर सोल मैरो को संतुलित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खजानों में से एक था।
गूहे ने अपने सामने हरे पत्थर पर नजर डाली, फिर अपना मुंह खोला और एक हरे रंग की लौ निकली जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। जैसे ही लौ दिखाई दी, गूहे ने तुरंत तापमान को बहुत अधिक स्तर तक बढ़ाने के लिए इसे नियंत्रित किया। आधे मिनट से भी कम समय में स्काई वल्चर स्टोन एसेंस की सतह बारीक दरारों के साथ खुल गई और उसमें से एक हल्की गंध फैल गई। ये देखकर गूहे ने थोड़ा सिर हिलाया और अपनी उंगलियों के एक झटके से एक कमजोर बल ने स्काई वल्चर स्टोन एसेंस पर प्रहार किया। इसने एक चटकने वाली आवाज की और टूटे हुए पत्थर के टुकड़े उसमें से गिरे, जिससे अंदर छिपा हुआ पीला सफेद गूदा दिखाई दिया। जैसे ही यह सफेद गूदा दिखाई दिया, गूहे ने धीरे धीरे लौ का तापमान कम कर दिया जब तक कि यह पत्थर के नीचे जलती हुई एक लौ नहीं बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक लौ पत्थर के कटोरे को भून रही हो और उस कटोरे में सफेद गूदा अभी भी छोटे छोटे बुलबुले के साथ बुदबुदा रहा था। हर बार जब कोई बुलबुला फूटता तो एक हल्की मछली जैसी गंध उठती। यह मछली जैसी गंध पत्थर में अशुद्धियां थीं और इसे केवल परिष्कृत करके ही पृथ्वी कोर सोल मैरो को संतुलित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इस शोधन प्रक्रिया में गूहे को बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। केवल 10 मिनट से अधिक समय में सफेद गूदे के भीतर की मछली जैसी गंध पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। स्काई वल्चर स्टोन एसेंस के शोधन को पूरा करने के बाद गूहे की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में कुछ नाजुक जैड की बोतलें और बर्तन दिखाई दिए। फिर एक विचार के साथ उसके सामने 4 जैड बक्सों से तरल की छोटी छोटी किस्में बह निकलीं और गूहे के नियंत्रण में एक पारदर्शी जैड कटोरे में विलीन हो गईं। हिस जैसे ही 4 तरल पदार्थ आपस में मिले, एक हल्की धुंध फूट पड़ी और वे एक दूसरे के साथ सीधे संघर्ष में लग रहे थे। संपर्क में आने पर उन्होंने लगातार छोटे बुलबुले छोड़े। गूहे ने 4 तरल पदार्थों की परस्पर क्रिया को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद डैनिलिंग जेली और स्काई वल्चर स्टोन एसेंस पूरी तरह से खत्म हो गए। केवल थोड़ा धब्बेदार अर्थ कोर सोल मैरो बचा। अर्थ कोर सोल मैरो की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये देखकर गूहे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। नुस्खे के अनुसार सफलतापूर्वक तैयार किया गया अर्थ कोर सोल मैरो पन्ना हरे रंग का होना चाहिए, लेकिन कटोरे में मौजूद एक स्पष्ट रूप से विफलता के संकेत दिखा रहा था। गूहे इस पहली विफलता से निराश नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ पहली कोशिश में सफल हो जाता है तो यह बहुत भाग्यशाली होगा। हालांकि वह थोड़ा परेशान था क्योंकि अर्थ कोर सोल मैरो बहुत कीमती था। अगर वह कई बार असफल होता तो यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान होता। इसके बाद की घटनाएं अपरिवर्तित रहीं। गूहे ने तीनों खजानों के अनुपात को सावधानीपूर्वक समायोजित करना जारी रखा। कोई भी विचलन, चाहे अधिक हो या कम, 4 तरल पदार्थों के बीच संतुलन को बाधित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप विफलता होगी। इसलिए उसे अपना संयम बनाए रखना था, खासकर विफलता के सामने। गूहे 4 कीमती सामग्रियों के सम्मिश्रण में 3 बार विफल रहे और इन विफलताओं के दौरान चारों खजानों की मात्रा का लगभग 1/3 हिस्सा खत्म हो गया था। हालांकि भले ही लागत काफी अधिक थी, गूहे के चेहरे पर अभी भी कोई अधीरता नहीं दिखी। सम्मिश्रण की उनकी विधि अधिक से अधिक कुशल होती गई और अनुपातों को समायोजित करते समय अब उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अपने वर्तमान स्तर के कीमिया के साथ वह संभवतः दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक थे। वह इस तरह की विफलताओं को अपनी मानसिक स्थिति को परेशान नहीं करने दे सकते थे। आखिरकार, अगर वह ऐसी असफलताओं को संभाल नहीं सकते तो वह एक मजबूत व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। गूहे ने अपनी आंखें जैड कटोरे के अंदर के तरल पर टिकाए रखीं। उन्होंने अनुपातों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यदि एक तरफ की मात्रा कम हो जाती है तो वह संतुलन बनाए रखने के लिए जल्दी से थोड़ी मात्रा मिला देते हैं। कई असफलताओं के बाद इस बार जैड कटोरे में तरल अधिक स्पष्ट और अधिक जीवंत दिखाई दिया। उसमें से एक हल्की सी खुशबू निकल रही थी। इस खुशबू को सूंघते हुए गूहे की आंखों में आखिरकार उत्साह की एक झलक दिखाई दी, जो अब तक स्थिर थी। उसने अपनी उंगली को धीरे से हिलाया और स्काई वल्चर स्टोन एसेंस की एक बूंद धीरे धीरे जैड बाउल में गिर गई। हिस जैसे ही स्काई वल्चर स्टोन एसेंस की बूंद गिरी, जैड बाउल तुरंत एक हल्की धुंध से भर गया। धुंध छटने के बाद जो कुछ बचा वह चिपचिपा गूदा का एक छोटा कटोरा था, जो जैड की तरह जीवंत था। ओह! जैड बाउल में तरल की गुणवत्ता को देखते हुए गूहे राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। बस इस पहली सफलता के साथ अगले कदम बहुत आसान हो गए। लगभग 2 घंटों में उसने शेष 3 कीमती सामग्रियों में से लगभग आधे को सफलतापूर्वक मिश्रित कर दिया। जैड की बोतल को पूरी तरह से भरते हुए गूहे के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्ट भाव दिखाई दिया। हालांकि उसने अभी अभी कई असफलताओं का अनुभव किया था, लेकिन उसके पास अब जो सफल उत्पाद था वह उसकी वर्तमान जरूरतों के लिए पर्याप्त से अधिक था। अगला, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैड की बोतल को पकड़े हुए गूहे ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। अगर यह परिवर्तन सफल हो जाता तो वह आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। आत्मा का आध्यात्मिक क्षेत्र 8वीं श्रेणी के कीमियागर होने के अनुरूप था।
जब तक गूहे इस बार आत्मा के आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो जाता है, तब तक भविष्य में 8वीं श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक पहुंचने का यह एक स्वाभाविक और आसान रास्ता होगा। उस समय उसके पास वास्तव में दुनिया के मजबूत व्यक्तियों से मुकाबला करने की योग्यता और ताकत होगी। इस बार मुझे चाहे जो भी हो, सफल होना ही है। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ गूहे ने जैड की बोतल उठाई और सीधे अपने मुंह में अर्थकोर सोल मैरो डाला। उसका सिर पीछे की ओर झुका और लगभग आधा अर्थकोर सोल मैरो उसके गले के माध्यम से उसके शरीर में प्रवाहित हुआ, जिससे उसके सिर में अचानक भिनभिनाहट की अनुभूति हुई। उस क्षण उसके माथे पर आध्यात्मिक शक्ति तेजी से फैल गई, मानो उसे उत्प्रेरित किया गया हो। विस्तार इतना तेज था कि गूहे को अपने माथे में तीव्र दर्द महसूस हुआ, मानो उसका सिर फटने वाला था। अध्याय 219 आत्मा हॉल की हरकतें। आत्मा क्षेत्र आत्मा। इस अचानक परिवर्तन को महसूस करते हुए गूहे हैरान रह गया। हालांकि ऐसे समय में उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अपने दिमाग को स्थिर कर सकता था और अपने शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों को देख सकता था। मिश्रित किया गया पृथ्वी कोर आत्मा मज्जा गूहे के शरीर में बहने लगा, जो झुलसाने वाली गर्म धाराओं में बदल गया, जो तेजी से फैल गया और वाष्पित हो गया। अजीब हरी धुंध तेजी से बढ़ी, उसके शरीर से गुजरते हुए सीधे उसके माथे के केंद्र तक पहुंच गई। अंत में वे वहां रहने वाली आत्मा शक्ति के साथ जुड़ गए। जैसे ही ये धुंध और आत्मा आपस में जुड़ गए, गूहे ने जल्दी से एक भयानक और शक्तिशाली अजीब ऊर्जा को अपनी आत्मा में तेजी से घुसपैठ करते हुए महसूस किया। उसी समय उसकी आत्मा की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई, जैसे कि उसने कोई अविश्वसनीय टॉनिक पी लिया हो, जिससे गूहे चौंक गया। उसके माथे के केंद्र में धड़कन की सनसनी तेज हो गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पृथ्वी कोर सोल मैरो का आत्मा शक्ति पर इतना प्रभाव होगा। जैसे जैसे उसकी आत्मा शक्ति मजबूत होती गई, गूहे के माथे के बीच में धड़कन और भी तीव्र होती गई। उसे पहले जैसा सिरदर्द महसूस हुआ और उसके सिर के दोनों तरफ के मंदिर सूज गए, छोटे ड्रम की तरह धड़क रहे थे। ये फटने वाला है। अचानक बढ़ी हुई आत्मा शक्ति गूहे द्वारा सहन किए जा सकने वाले अधिकतम भार को पार कर गई थी। एक निश्चित क्षण में गूहे इसे और सहन नहीं कर सका। उसके मन की गहराई में एक कम और दर्दनाक विस्फोट हुआ, जिसने उसके कान के पर्दों को दर्द कर दिया। धमाका। इस विस्फोटक ध्वनि के तहत गूहे की चेतना एक विस्मय में विस्फोट हो गई। उसके आसपास का वातावरण सुनहरी रोशनी से भर गया और उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। यह अजीब स्थिति काफी समय तक चली और धीरे धीरे सुधरने लगी। जब गूहे की चेतना आखिरकार स्पष्ट हो गई, तो उसके दिमाग में गंभीर दर्द धीरे धीरे कम हो गया था। अस्पष्ट रूप से उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि उसकी आत्मा अभी तक तथाकथित आत्मा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाई थी। पृथ्वी कोर आत्मा मज्जा का कोई प्रभाव नहीं था। ये देखकर गूहे दंग रह गया। सिर्फ एक शक्तिशाली आत्मा होना ही आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं था, और जब तक उसकी आत्मा आत्मा क्षेत्र में नहीं पहुंचती, तब तक वह कभी भी असली 8वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत नहीं कर पाएगा। इस समय गूहे को अचानक लगा कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा किसी अजीब चीज से हिल गई है। इस गड़बड़ी के बीच बेहद सूक्ष्म हवा की फीकी लेकिन यादगार धाराएं चुपचाप अंतरिक्ष से बह निकलीं और उसके माथे की ओर दौड़ पड़ीं। इस बिंदु पर उसने महसूस किया कि तथाकथित अजीब गुरुत्वाकर्षण उसके माथे से निकल रहा था। ये वास्तव में काम करता है। ये देखकर गूहे ने राहत की सांस ली। उसने अपनी सारी उम्मीदें अपनी आत्मा के इस परिवर्तन पर लगा रखी थीं। सिर्फ अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा की ये धाराएं गूहे के माथे में प्रवाहित होती रहीं, वे वहां रहने वाली आत्मा में विलीन हो गईं। इस विलय के दौरान गूहे की आत्मा गर्म आध्यात्मिक द्रव से आच्छादित हो गई और गर्म आभा उसकी आत्मा के हर हिस्से में प्रवाहित हुई। आरामदायक अनुभूति ने उसे खुद को कराहने से लगभग रोक नहीं पाया। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा का ये स्तर स्पष्ट रूप से गूहे की आत्मा को आध्यात्मिक क्षेत्र में धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए इस अवशोषण के लगभग 1 घंटे के बाद गूहे के माथे में अजीब शक्ति अचानक बहुत तीव्र हो गई। अंत में एक अदृश्य उतार चढ़ाव, जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य था, अचानक फूट पड़ा, चुपचाप फैल गया, गुफा से बाहर बह गया, गुफा की दीवार को भेदते हुए और पहाड़ की चोटी के ऊपर आकाश में फैल गया। बूम। जैसे ही यह उतार चढ़ाव फैला, इस पर्वत शिखर का पूरा आकाश और पृथ्वी गर्म तेल के बर्तन की तरह उबलने लगा, अचानक फट गया। स्वर्ग और पृथ्वी के अचानक उथल पुथल ने पर्वत शिखर पर सभी जादुई जानवरों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि यह अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा उनके लिए बहुत अलौकिक थी। कुछ उच्च स्तरीय शक्तिशाली जादुई जानवरों को छोड़कर अधिकांश जादुई जानवर केवल अशांत आकाश और पृथ्वी को घूर सकते थे, कुछ भी असामान्य महसूस करने में असमर्थ थे। गुफा के बाहर ब्लैक स्केल्ड फ्रिजिड पायथन भी इस अचानक परिवर्तन से थोड़ा हैरान था। उसकी नज़र गुफा के गहरे हिस्से पर जाकर रुकी, जहां गूहे एकांत में था। उसकी आंखों में विस्मय का भाव था। कितना शक्तिशाली आत्मा का उतार चढ़ाव! क्या ये
तथाकथित आध्यात्मिक ऊर्जा है। मैंने सुना है कि केवल कुछ 8वीं कक्षा के कीमियागर ही इसे अवशोषित कर सकते हैं, जिन्होंने आत्मा के दायरे में प्रवेश किया है। ब्लैक स्केल्ड फ्रिजिड पायथन की आंखें थोड़ी झपक रही थीं। हालांकि यह 8वीं श्रेणी के जादुई जानवर के रूप में खुरदरा लग रहा था, लेकिन इसका ज्ञान कम नहीं था। इस दर पर मास्टर जल्द ही आत्मा के दायरे में आगे बढ़ने से डरता है। ब्लैक स्केल्ड फ्रिजिड पायथन ने धीमी आवाज में खुद से कहा, फिर धीरे से सिर हिलाया, जिससे उसकी आंखों में उत्साह का भाव दिखा। अगर मास्टर इस बार आत्मा के दायरे में प्रवेश कर पाता तो वह जल्द ही 8वीं कक्षा का कीमियागर बन जाता। पूरे डॉकी महाद्वीप में भी 8वीं कक्षा का कीमियागर आम नहीं था। ... जैसे ही गूढ़े आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, हान फैंग की मृत्यु की खबर आखिरकार पता चली। ब्लैकलिस्ट में तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिष्ठित मेडिसिन सम्राट की बिना किसी आवाज के हत्या कर दी गई थी। इस खबर ने एक बार फिर पूरे ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में सनसनी फैला दी। हान फैंग की स्थिति के साथ कुछ शीर्ष हस्तियों की रैंकिंग कुछ हद तक महत्वहीन हो गई। हालांकि हान फैंग केवल डू सम्राट स्तर पर था, लेकिन छठी कक्षा के कीमियागर के रूप में उसकी पहचान का मतलब था कि डू जोंग विशेषज्ञों को भी उसका कुछ सम्मान करना पड़ता था। ऐसे प्रमुख व्यक्ति के पतन ने सीधे पूरे ब्लैक हॉर्न क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। उन प्रमुख ताकतों के नेता और भी अधिक चिंतित थे। उन्हें डर था कि वे अगले हो सकते हैं। ... सोल ब्यूरियल रिज, सोल हॉल, एक शाखा। एक छाया जल्दी से एक साइड हॉल में घुसी और पत्थर के चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति से सम्मानपूर्वक कहा, मैं भगवान रक्षक को अपना सम्मान देता हूँ। ये सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी धुंधली निगाहें छाया को देखने लगीं। उसकी आवाज़ कर्कश थी और उसने पूछा, आत्मा, तुम्हें क्या पता चला है? आखिर हान फैंग को किसने मारा? ये सुनकर छाया के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव दिखे और उसने उत्तर दिया, भगवान रक्षक, इस समय के दौरान ब्लैकहॉर्न क्षेत्र में कई चीजें हुई हैं। हान फैंग की मृत्यु उनमें से एक है। मुझे नहीं पता कि ब्लैकहॉर्न क्षेत्र में कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति उतरा है और ब्लैकलिस्ट में शामिल सभी शक्तिशाली लोगों को लगभग मिटा दिया है। हान फैंग इस व्यक्ति के हाथों मरने वाला आखिरी व्यक्ति था। क्या ऐसा है? निश्चित रूप से, मैं आपके लिए पाठ में ब्लैक लिन को हेई लिन में बदल दूंगा। ... गुफा के बाहर हेई लिन और कोल्ड जियाओ कुछ ऊब के साथ पहरा दे रहे थे। हालांकि वे अपने आसपास का निरीक्षण करते समय सतर्क रहे। इस अवधि के दौरान गुहे द्वारा उत्पन्न विसंगतियों ने कई शक्तिशाली व्यक्तियों को आकर्षित किया था जो जांच करने आए थे। हालांकि बिना किसी अपवाद के उन सभी को हेई लिन और कोल्ड जियाओ ने अपने दबंग तरीकों का उपयोग करके निपटाया। यह अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? मुझे आशा है कि मास्टर को कुछ नहीं हुआ है। हेई लिन ने गुफा की ओर देखते हुए बड़बड़ाया, उसकी आंखों में चिंता का संकेत था। आध्यात्मिक क्षेत्र को तोड़ना बेहद खतरनाक था। ध्यान की एक क्षणिक चूक आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती थी या सबसे खराब स्थिति में राक्षसी तरीकों में पड़ सकती थी। बूम! जैसे ही हेई लिन बड़बड़ा रहा था, गुफा के भीतर से अचानक एक बहरा करने वाली आवाज फूट पड़ी। पहाड़ की अत्यंत कठोर चट्टान फट गई और एक अदृश्य चमक फूट पड़ी जो हवा में मंडरा रही थी। एक विशाल आत्मिक शक्ति एक उफनती ज्वार की लहर की तरह बिजली की तरह बह गई। इस विशाल आत्मिक शक्ति को महसूस करते हुए गुफा के बाहर खड़े हेई लिन के हाव भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। उनकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। क्या मास्टर सफल हो गए हैं? अध्याय 220 आत्मा पर हमला। आत्मा हॉल से दूर आसमान के ऊपर क्षितिज पर एक अदृश्य प्रकाश मंडराता है। एक विशाल और शक्तिशाली आत्मा बल ज्वार की तरह अपने केंद्र से सभी दिशाओं में तेजी से बहता है। इस समय पूरे पर्वत श्रृंखला के भीतर कुछ असाधारण रूप से मजबूत उच्च स्तरीय जादुई जानवरों को छोड़कर बाकी सभी जानवर एक तीव्र आत्मा दबाव महसूस करते हैं। इस आत्मा दबाव के तहत उनके शरीर अनजाने में थोड़ा कांपते हैं। आकाश में विसंगति को ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन द्वारा भी महसूस किया जाता है। मास्टर वास्तव में दुर्जेय है, वास्तव में आत्मा के दायरे में प्रवेश कर रहा है। यह अविश्वसनीय है। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन आकाश में अदृश्य प्रकाश को देखता है और यहाँ तक कि वह उस विशाल आत्मा बल पर विस्मय की भावना महसूस करता है। एक जादुई जानवर के रूप में उसकी ताकत उसके भौतिक शरीर में निहित है, लेकिन आत्मा की तुलना में दो ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन भी शायद वर्तमान गुहे से मेल नहीं खाएंगे। ज्वार की तरह फैलती हुई आत्मा की शक्ति कुछ मिनटों के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है और अदृश्य प्रकाश धीरे धीरे ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन की चौकस आंखों के नीचे दिखाई देता है। जैसे जैसे प्रकाश फीका पड़ता है, एक मानव आकृति अस्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये गुहे है, लेकिन अब उसका शरीर बेहद अलौकिक लगता है। क्या ये आत्मा है? ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन आकाश में अलौकिक गुहे को देखता है। उसका दिल अचानक से धड़कने लगता है और वह फुसफुसाता है। आत्मा इस युग में ताकतवर लोगों के लिए एक मायावी अवधारणा है, रंगहीन और आकारहीन है, जिससे यह अप्रत्याशित और बचाव करना मुश्किल हो जाता है।
सच्ची मानव जैसी आत्माओं के दर्शन दुर्लभ हैं। आखिरकार एक अलौकिक आत्मा को एक ऐसे मानव रूप में संघनित करना जो स्थायी हो, कुछ ऐसा है जिसे कुछ डूज उन स्तर के विशेषज्ञ भी हासिल करना मुश्किल पाते हैं। आकाश में गूहे अचानक अपना सिर नीचे कर लेता है। उसकी नज़र नीचे गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जहां एक पतली आकृति शून्य से ऊपर की ओर बढ़ रही है। मास्टर, ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन को पता चलता है कि उसे पता नहीं है, गूहे का भौतिक शरीर पहले ही उसके पास आ चुका है। गूहे का भौतिक शरीर ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन की पुकार पर प्रतिक्रिया न करते हुए सीधे आत्मा गूहे की ओर चलता है। जैसे ही भौतिक शरीर आत्मा के पास आता है, आत्मा गूहे भी उसकी ओर बढ़ती है। प्रत्येक कदम के साथ आत्मा का रूप सिकुड़ता जाता है। एक हथेली के आकार का अदृश्य प्रकाश गोला बन जाता है जो धीरे से भौतिक शरीर के माथे पर उतरता है और फिर एक पल में गायब हो जाता है। जैसे ही आत्मा गूहे के शरीर में फिर से प्रवेश करती है, उसका शरीर थोड़ा कांपता है और व्यापक आत्मा का दबाव समाप्त हो जाता है। गूहे आकाश में खड़ा है, उसकी गहरी आंखें आखिरकार स्पष्टता प्राप्त कर लेती हैं, एक अत्यंत आकर्षक चमक प्रकट करती हैं। अपनी वर्तमान स्थिति को महसूस करते हुए गूहे खुद को संतुष्ट हंसने से रोक नहीं पाता। आत्मिक क्षेत्र, वह आखिरकार वहां पहुंच गया है। फिर गूहे एक गहरी सांस लेता है और तेजी से एक हाथ की मुहर बनाता है, और जैसे ही वह ऐसा करता है, उसके माथे से एक विशाल आत्मा बल फूट पड़ता है, जो अंततः बदलती हुई हाथ की मुहर पर एक अदृश्य आत्मा मूर्ति मुहर में संघनित हो जाता है। ब्लैक स्केल्ड, मेरी सोल फिस्ट सील आजमाओ। गूहे के मुंह से एक धीमी आवाज निकलती है। फिर वह अपनी नज़र नीचे ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पाइथन पर घुमाता है और हंसते हुए अचानक अपनी हाथ की मुहर को मजबूत कर देता है। मुट्ठी की मुहर एक विशाल आत्मा दबाव से भरी हुई बिजली के एक बोल्ट में बदल जाती है, जो गुफा के बाहर ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पाइथन की ओर प्रहार करती है। उद्धरण चिन्ह ... मास्टर, आपने वास्तव में मुझ पर घात लगाया है। गूहे की हंसी सुनकर और सोल फिस्ट सील को देखकर ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पाइथन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह जाता है, लेकिन जल्दी से प्रतिक्रिया करता है। उसकी पंखे के आकार की हथेलियां भींच जाती हैं जब वह अंतरिक्ष को पार करने वाली विशाल अदृश्य शक्ति को देखता है। बूम! अदृश्य सोल फिस्ट सील एक पल में आती है, ब्लैक स्केल्ड फ्रिगेट पायथन की लोहे जैसी विशाल मुट्ठी से भयंकर रूप से टकराती है। एक धीमी दबी हुई आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। टकराने पर अपेक्षित ऊर्जा तरंगें दिखाई नहीं देती हैं। ब्लैक स्केल्ड फ्रिगेट पायथन के मुंह से उसका हाव भाव थोड़ा बदल जाता है। सोल फिस्ट सील का बल मजबूत नहीं है, लेकिन प्रभाव के बाद उसे अपने सिर में हल्का दर्द और चक्कर महसूस होता है। स्थिर होने से पहले वह कुछ कदम पीछे हट जाता है। क्या आत्मा पर हमला करने का यही एहसास होता है? अपने आप को स्थिर करते हुए ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन की अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है। हालांकि उसने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन गूहे के अनोखे हमले का विरोध सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आत्मा को निशाना बनाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि इससे घातक क्षति होने की संभावना नहीं है, लेकिन युद्ध के दौरान इस तरह के हमले से थोड़ी देर के लिए चक्कर आ सकता है, जो युद्ध का रुख मोड़ने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन कीमियागर, यहाँ तक कि कुछ डूक्यू योद्धा भी उन्हें आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे। उनके आत्मा के हमले अप्रत्याशित होते हैं, लेकिन आज के कीमियागरों ने उस साधना पद्धति को खो दिया है, इसलिए वे युद्ध में ज्यादातर डूक्यू की ताकत पर निर्भर रहते हैं। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन सोचता है, उसकी उम्र कम नहीं है और इसलिए वह कीमियागरों के बारे में कुछ हद तक जानकार है। हे लिन, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? जब ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन विचार कर रहा था, तो आकाश में गूहे धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सुनकर ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन अपने विचारों को झटकता है, गूहे की ओर देखता है और थोड़ा चौंक जाता है। उसे हमेशा लगता है कि गूहे में अब एक मायावी गुण है, जैसे कि वह गूहे का सामना नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी आत्मा का सामना कर रहा है। ऐसा लगता है कि यह आत्मा के दायरे में आगे बढ़ने के बाद कुछ बदलाव है। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन ने इस मामले में गहराई से नहीं सोचा। उसने गूहे की ओर भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, आपकी आत्मा का हमला वास्तव में मजबूत है। अगर यह कोई निम्न स्तर का व्यक्ति होता, तो मुझे डर है कि इस तरह के आत्मा हमले के तहत उनकी चेतना घायल हो जाएगी। ये सुनकर गूहे के मुंह पर भी मुस्कान आ गई, जो स्पष्ट रूप से अपने हाल के हमले की शक्ति से संतुष्ट था। उसने उस आत्मा मूर्ति सील के लिए किसी गुप्त आत्मा तकनीक का उपयोग भी नहीं किया था। अपनी वर्तमान आत्मा के साथ साधारण डू वेनेरेट स्तर के विशेषज्ञ भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते थे। गूहे को विश्वास था कि अपने आत्मा क्षेत्र के साथ नियमित डू वेनेरेट विशेषज्ञ भी विरोध नहीं कर सकते थे यदि वह अपनी आत्मा कैप्चरिंग गुप्त तकनीक का उपयोग करता। ये सोचते हुए गूहे के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। अब उसके पास डू वेनेरेट विशेषज्ञों से मुकाबला करने की ताकत थी। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में सोल हॉल डिवीजन में तैनात डू वेनेरेट स्तर के विशेषज्ञ के बारे में सोचते हुए गूहे को अब कोई आशंका महसूस नहीं हुई।
प्रोटेक्टर वू की यादों से गुहे जानता था कि यह तैनात विशेषज्ञ सिर्फ एक प्राथमिक स्तर का डू वेनेरेट था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह डरता नहीं था इस प्रतिद्वंद्वी का। इसके अलावा उसके पास 8वीं श्रेणी का जादुई जानवर ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन भी था। हालांकि ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन केवल प्राथमिक स्तर का 8वीं श्रेणी का जानवर था, लेकिन जादुई जानवर के रूप में इसकी शारीरिक शक्ति ऐसी थी कि यह मध्यम स्तर के डू वेनेरेट से भी लड़ सकता था। बेशक सोल हॉल जैसे अस्तित्व का सामना करते हुए जो विचित्र आत्मा गुप्त तकनीकों का उपयोग करता था, ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन कुछ हद तक विवश लग रहा था। अचानक गूहे की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। शैतान की बात करो और वह प्रकट होगा। इस समय ब्लैक स्केल फ्रिगेट पायथन ने भी कुछ महसूस किया। भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मास्टर, कोई आ रहा है। ऐसा लगता है कि हमने जो हंगामा किया है उसने ध्यान आकर्षित किया है। कोई बात नहीं, उन्हें आने दो, हम सुनिश्चित करेंगे कि वे वापस न आएं। गूहे ने कहा। उसकी आंखों में ठंडक का एक संकेत चमक रहा था और फिर वह मौके से गायब हो गया। ये देखकर ब्लैक स्केल्ड फ्रिगेट पायथन गूहे के इरादे को समझ गया और वह भी गायब हो गया। उनके गायब होने के कुछ ही पल बाद घाटी पर अचानक काली धुंध का बादल छा गया। धुंध छा गई और जल्द ही एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया जो सोल हॉल का रक्षक था। अजीब, मैंने अभी अभी यहाँ एक मजबूत आत्मा उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया। यह अचानक कैसे गायब हो गया? बुजुर्ग ने अपनी आत्मा शक्ति से क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। हालांकि नष्ट हो चुकी गुफा को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे आने का आभास कर लिया और जल्दी ही भाग गए। उनकी नाक बहुत तेज है। बुजुर्ग ने ठंडी हंसी निकाली। जो लोग अपना सिर छिपाते हैं लेकिन अपनी दुम दिखाते हैं, उन्हें मैं ना पकड़ूं, वरना क्या? बुजुर्ग की बात पूरी होने से पहले अचानक शून्य में एक कर्कश ठंडी आवाज गूंजी। बुजुर्ग कांप उठा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जैसे ही उसने पीछे देखा। उसे पता नहीं था कि उसके पीछे काले रंग का एक आदमी दिखाई दिया था। अपने 9 सितारा डू पूर्वज शक्ति के साथ उसने थोड़ी सी भी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी की शक्ति उसकी तुलना में कमजोर नहीं थी। संभवतः वह एक डू वेनेरेट विशेषज्ञ भी था। ये सोचते हुए बुजुर्ग के दिल में डर की एक लकीर उभरी। ब्लैक हॉर्न क्षेत्र में ऐसा भयानक विशेषज्ञ कब दिखाई दिया? ब्लैक स्केल फ्रीजिड पायथन ने अपने सामने सोल हॉल रक्षक को दिलचस्पी से देखा। उसकी बड़ी आंखें चमक रही थीं। एक 9 सितारा डू पूर्वज स्तर का इंसान। मास्टर ने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला। इस बार मेरे लिए दावत का इंतजार है। 9 सितारा डू पूर्वज मानव का स्वाद उन डू सम्राट स्तर के कचरे से कहीं बेहतर था, और यह पौष्टिक भी है। ये सोचकर ब्लैक स्केल फ्रीजिड पायथन थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। इतने लंबे समय तक अपने मालिक का पीछा करने के बाद वह आखिरकार एक बड़ा भोजन कर सकता था। सर, मैं यहाँ की विसंगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक था और इसे देखने आया था। अगर मैंने आपको परेशान किया तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। काले कपड़े पहने आदमी को बिना किसी दुश्मनी के उसे घूरते हुए देखकर सोल हॉल के रक्षक को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने कुछ किस्मत की उम्मीद करते हुए काफ़ी विनम्रता से बात की। ठीक है। ये सुनकर हेई लिन ने अपना हाथ हिलाया जो उदासीन लग रहा था। उसके लिए उसके सामने का बुजुर्ग भोजन से ज्यादा कुछ नहीं था। अपने ही खाने से परेशान होने की क्या ज़रूरत है? एक बार जब वह उसके पेट में चला जाएगा तो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो मैं विदा लेता हूँ। ये सुनकर और काले कपड़े पहने आदमी की मौजूदगी में सिहरन महसूस करते हुए बुजुर्ग ने जाने की तैयारी की। वह उस डर की भावना को दूर नहीं कर सका जो उसे उस आदरणीय डू वेनेरेट के आसपास महसूस हुई थी। ये सोचते हुए बुजुर्ग ने उस आदमी के सामने से गायब होने के अलावा और कुछ नहीं चाहा। छोड़ना? क्या छोड़ना? अपने भोजन को छोड़ने की कोशिश करते हुए देखकर हेई लिन ने तुरंत कार्रवाई की। बुजुर्ग पर एक भयानक दबाव डाला। क्या? जैसे ही भयानक दबाव ने उसे घेर लिया, बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। एक डू वेनेरेट विशेषज्ञ, वरिष्ठ, मैं सोल हॉल का एक पृथ्वी स्तरीय रक्षक हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे सोल हॉल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे छोड़ देंगे। शुरुआती झटके के बाद बुजुर्ग ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, सोल हॉल का नाम पुकारते हुए हेई लिन को डराने की उम्मीद में। सोल हॉल, मैं सोल हॉल के लोगों का लुत्फ़ उठाता हूँ। हेई लिन ने उपहास किया और बुजुर्ग की ओर एक भयानक ठंडी मुट्ठी फेंकी। सोल हॉल के रहस्यमय तरीकों के बावजूद 8वें दर्जे के हेई लिन के करीब आने के बाद बुजुर्ग के पास प्रतिरोध का कोई मौका नहीं था। भारी दबाव में वह असहाय होकर केवल देख सकता था कि कैसे विशाल मुट्ठी की छाप उसके पास आ रही थी। अगले ही पल बुजुर्ग पर हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड छा गई, जिससे वह बर्फ की मूर्ति में बदल गया। आत्मा जबत। बुजुर्ग के बर्फ की मूर्ति में बदल जाने के तुरंत बाद शून्य में अचानक एक ठंडी चीख गूंजी। अगले ही पल बर्फ की मूर्ति से एक आत्मा का रूप उभरा जिसके चेहरे पर भय दिखाई दे रहा था।
गूहे किसी समय पास में दिखाई दिया, उसके हाथ में एक बड़ा काला भंवर बना हुआ था। जब उसकी आत्मा के दायरे में पहुंच गई तो गूहे की आत्मा को जब्त करने की तकनीक और भी भयानक हो गई, जिसमें भंवर से एक शक्तिशाली भक्षण करने वाली शक्ति निकल रही थी। ऐसी भयावह भक्षण करने वाली शक्ति का सामना करते हुए सोल हॉल के पृथ्वी स्तरीय रक्षक यून के पास प्रतिरोध का कोई मौका नहीं था और वह सीधे भंवर में समा गया। कुछ क्षण बाद गूहे की हथेली में एक काला मनका बन गया। मनके के अंदर बुजुर्ग संघर्ष कर रहा था, उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। रक्षक यून, सोल हॉल के पृथ्वी स्तरीय रक्षक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप होंगे। बुजुर्ग के चेहरे को पहचानते हुए गूहे को एहसास हुआ कि वह कौन था। रक्षक वू की यादों में रक्षक यून के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। आखिरकार वू रक्षक का सीधा वरिष्ठ रक्षक यून था। मनके के अंदर रक्षक यून ने गूहे को भी देखा, उसके चेहरे पर तुरंत दया की गुहार दिख रही थी। हे, एक बार मेरे हाथों में आ जाने के बाद बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। गूहे ने थोड़ा मुस्कुराया, फिर काले मोती को हटा दिया। फिर गूहे की नज़र रक्षक यून की बर्फ से ढकी लाश पर गई। अरे मास्टर, इस आदमी के शरीर का स्वाद अच्छा होना चाहिए। गूहे की नज़र देखकर हे लिन तुरंत मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया। ये सुनकर गूहे रुक गया, फिर उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान दिखाई दी। ठीक है हे लिन, इस बूढ़े आदमी का शरीर बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। चलो एक सौदा करते हैं। तुम मुझे इस आदमी की लाश दे दो और मैं तुम्हें एक अच्छे भोजन के लिए बाहर ले जाऊंगा। ये कैसा लगता है?